मैं एक दबंग सीईओ होता हूँ जिस पर एक इंटर्न चुपके से मेरी मंगेतर को पसंद करता है। और जैसे ही मैं उस इंटर्न के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता हूँ, तभी मुझे अचानक से पूरी स्क्रिप्ट याद आ जाती है, जिसके बाद मुझे पता चलता है कि असली चोजन वन हीरो तो यही है, जबकि मैं सिर्फ एक ईविल साइड कैरेक्टर हूँ जो अपनी दौलत और पावर फीमेल लीड के लिए कुर्बान कर देता है। ये सोचते ही मैं उसे 2 लात और मार देता हूँ, जिस पर मेरी मंगेतर उस इंटर्न को बचाने के लिए मेरे सामने आ जाती है और फिर मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। बस बहुत हो गया फेंग युआन, तुम सच में बहुत क्रूर हो। जिस पर मैं जमीन पर पड़े हुए तिरछी मुस्कान के साथ हंसने लगता हूँ। अब जबकि पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आ चुकी है, तो ये लोग मेरे सिर पर चढ़ने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी औकात तक नहीं पता। सिक्योरिटी कहाँ मर गई है? मैं ठंडी मार्बल फ्लोर पर पड़ा हुआ गला फाड़कर चिल्लाता हूँ, लेकिन पूरे सीईओ ऑफिस कॉरिडोर में सिर्फ मेरी आवाज ही गूंजती रहती है। जिस पर वैनर घुटनों के बल बैठकर ये चेन के सूजे हुए चेहरे को प्यार से सहलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी होती है। फेंग्युआन, चिल्लाना बंद करो, वो ठंडी आवाज में कहती है। मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके पूरी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को आधे दिन की छुट्टी दे दी है। आज चाहे तुम गला फाड़ लो, कोई भी यहाँ ये चेन को बचाने नहीं आएगा। यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूँ। क्या यही प्लॉट आर्मर की ताकत है? मैं एक मल्टी बिलियन ग्रुप का चेयरमैन हूँ, लेकिन अपनी ही कंपनी में एक गार्ड तक नहीं बुला पा रहा। जिस पर ये चैन अपना चेहरा पकड़कर लाल आंखों के साथ मासूम बनने लगता है। वो बिल्कुल डरे हुए छोटे हिरण की तरह लिन वानर की बाहों में छिप जाता है। वानर दीदी, प्लीज मेरी वजह से फैंग बॉस से मत लड़िए, गलती मेरी ही थी। वो कांपती आवाज में बोलता है, लेकिन उसकी एक्टिंग साफ नजर आती है। मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, मुझे फैंग बॉस की रिपोर्ट में गलती नहीं निकालनी चाहिए थी। वो इतने बड़े इंसान हैं, मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट की जिंदगी तो घास से भी सस्ती है। यह सुनकर मैं गुस्से में हंस पड़ता हूँ। इसकी ग्रीन टी एक्टिंग इतनी तेज है कि मुझे छींक आ जाए। ये चेन यहाँ बेचारी बनने की एक्टिंग बंद करो। मैं जमीन से उठते हुए अपने सूट की धूल झाड़ता हूँ। तुम इसे गलती पकड़ना कहते हो? तुमने डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे कर दिया था, कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का नुकसान हो जाता। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 थप्पड़ मारे हैं, यही तुम्हारे लिए काफी था। चुप रहो। जिस पर लिन वैनर अचानक से उठ खड़ी होती है, बिल्कुल अपने बच्चे को बचाती हुई मुर्गी की तरह ये चेन के सामने खड़ी हो जाती है। फेंग युआन, तुम बस जल रहे हो। ये चेन तुमसे ज्यादा यंग है, ज्यादा टैलेंटेड है। वो गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सच्चा है। उसने तुम्हारे डेटा के लिए 3 रातें जागकर काम किया, और तुम उसे मार रहे हो। जिस पर मैं अपनी 3 साल पुरानी मंगेतर को देखकर भी उसे पहचान नहीं पाता। वो अब मुझे पूरी तरह अजनबी लग रही थी। लिन वैनर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये चेन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता हूँ। जिस आदमी को एक्सेल फॉर्मूला तक इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे तुम टैलेंट बोल रही हो? एचआर डिपार्टमेंट को अभी कॉल करो, इस ये चेन को तुरंत फायर किया जाए। हमारी कंपनी किसी निकम्मे और ग्रीन टी एक्टर को नहीं पालती। यह सुनते ही ये चेन के कंधे कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फैंग बॉस, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरी दादी हॉस्पिटल में है, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वो रोते हुए मेरे सामने घुटनों पर बैठने ही वाला था, लेकिन तभी लिन वैनर उसे पकड़कर रोक लेती है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। ये चेन, मर्द घुटनों पर नहीं गिरते। तुम इस कोल्ड बोल्ड कैपिटलिस्ट के सामने नहीं झुकोगे। जिस पर वो फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोलती है, फेंग युआन, तुम्हें उसे फायर करने का कोई हक नहीं है। मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे हक नहीं है। मैं हंस पड़ता हूँ, जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। जिस पर लिन वैनर अपने बैग से एक फाइल निकालकर सीधे मेरे चेहरे पर फेंक देती है। खुद देख लो, मैंने अपने शेयर्स को गारंटी में रखकर ये चेन को प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट प्रमोट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर तुम उसे फायर करोगे तो 50 मिलियन कंपेंसेशन देना पड़ेगा। फाइल जमीन पर बिखर जाती है, जिस पर मैं उसके सिग्नेचर और लाल कंपनी सील को देखकर अंदर तक भड़क जाता हूँ। इस औरत ने मेरे पैसे से इस गोल्ड डिगर को पालना शुरू कर दिया था। लिन वैनर, तुमने कंपनी सील का इस्तेमाल करके ऐसा ट्रैश कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मेरी आवाज पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। ये सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। वो घमंड से ठुड्डी उठाकर बोलती है। फेंग युआन, अगर तुमने ये चेन को दोबारा छुआ भी तो मैं तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। जिस पर ये चेन उसके पीछे खड़े होकर हल्की सी जीत वाली स्माइल देता है। वनर दीदी, रहने दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता आपकी वजह से प्रॉब्लम हो। तुम कहीं नहीं जाओगे। लिन वनर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आज मैं देखती हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। जिस पर मैं गहरी सांस लेते हुए अपने सीने में उठ रहे गुस्से को दबाता हूँ। बहुत बढ़िया, सच में हीरो और हीरोइन बनने लायक हो तुम दोनों। तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग औरा तो कमाल का है। ठीक है, मैं सिर हिलाता हूँ और फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोलता हूँ, लिन वैनर, आज जो कुछ तुमने कहा है उसे याद रखना। इसके बाद मैं मुड़कर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। फैंग युएन, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से लिन वनर चिल्लाती है। घर, अपनी आंखें धोने। मैं बिना पीछे देखे जवाब देता हूँ, और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होता है, मैं देखता हूँ कि ये चैन लिन वैनर के कंधे पर सिर टिकाकर मुझे प्रोवोकेट करते हुए मुस्कुरा रहा था। फेंग बॉस, आराम से जाइए, कल ऑफिस में फिर मुलाकात होगी। अगली सुबह मैं लगातार आ रहे बैंक नोटिफिकेशन से जागता हूँ, जिस पर मैं फोन उठाकर देखता हूँ कि मेरी ब्लैक कार्ड से रात 2 बजे लगातार 5 ट्रांजेक्शन्स हुई थी। टोटल अमाउंट था 3.2 मिलियन। ट्रांजैक्शन लोकेशन था डाउनटाउन का सीकेबी मॉल।
मैं अपना माथा दबाते हुए तुरंत अपने प्राइवेट अकाउंट मैनेजर को कॉल करता हूँ। गुड मॉर्निंग फैंग बॉस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे कार्ड से 3 मिलियन कैसे कट गए? क्या कार्ड हैक हो गया? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिस पर सामने वाला मैनेजर कुछ सेकंड चुप हो जाता है। फैंग बॉस, आपको नहीं पता? वो हिचकिचाते हुए बोलता है। मिस लिन वैनर ने आपकी सप्लीमेंट्री कार्ड इस्तेमाल की थी। उन्होंने लिमिटेड एडिशन पाटेक फिलिप वॉच खरीदी है और साथ में कुछ हाई एंड कस्टम सूट्स भी। कस्टम सूट्स सुनते ही मेरा चेहरा और ठंडा पड़ जाता है। लिन वैनर के पिता को मरे हुए सालों हो चुके थे। ऐसे में वो ये चीजें अगर किसी के लिए खरीद रही थी तो साफ था कि वो सब ये चेन के लिए ही था। तुरंत उस सप्लीमेंट्री कार्ड को फ्रीज करो, मैं दांत पीसते हुए आदेश देता हूँ, लेकिन जिस पर मैनेजर की आवाज अचानक अजीब हो जाती है। सॉरी फैंग बॉस, मिस लिन पहले ही आपका ऑथोराइजेशन लेटर जमा कर चुकी हैं। जिस पर मैनेजर की आवाज और भी धीमी हो जाती है। उन्होंने उन सप्लीमेंट्री कार्ड्स को जॉइंट ओनरशिप कार्ड में अपग्रेड करवा दिया है। अब अगर कार्ड फ्रीज करना है तो दोनों ओनर्स की मौजूदगी और सिग्नेचर जरूरी होंगे। यह सुनते ही मैं झटके से बिस्तर से उठ बैठता हूँ। मैंने ऐसा ऑथोराइजेशन लेटर कब साइन किया था? जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है ये फिर वही घटिया प्लॉट पावर थी। सिर्फ मेल लीड पर पैसा लुटाने के लिए अब लीगल प्रोसेस तक को जबरदस्ती मोड़ दिया गया था। इसके बाद मैं कॉल काटकर तुरंत कार उठाता हूँ और सीधा कंपनी की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ, अंदर पूरा कमरा खाली पड़ा था, जिस पर सेक्रेटरी श्याओली कांपते हुए मेरे पास आता है। फैंग बॉस, वाइस प्रेसिडेंट लिन यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, जिस पर श्याओली घबराकर निकलता है। वाइस प्रेसिडेंट लिन ने असिस्टेंट ई के ऑफिशियल ज्वाइनिंग सेलिब्रेशन के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट बुक किया है। कंपनी के सारे सीनियर मैनेजर्स भी वहीं गए हैं। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। मेरे पैसे से लग्जरी शॉपिंग और फिर उसी पैसे से ग्रैंड पार्टी। लिन वैनर, तुम सच में मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद रही हो। आधे घंटे बाद मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट का बड़ा दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ। अंदर पूरा माहौल लग्जरी से भरा हुआ था। ये चेन वही लाखों का कस्टम सूट पहने खड़ा था और उसकी कलाई में वही लिमिटेड एडिशन पैटेक फिलिप वॉच चमक रही थी, जिस पर वो शैंपेन ग्लास हाथ में लेकर कंपनी के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था, जबकि लिन वैनर उसके बिल्कुल पास खड़ी होकर उसे गर्व से देख रही थी। असिस्टेंट ये इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज रखता है, फ्यूचर ब्राइट है इसका। एग्जैक्टली, वाइस प्रेसिडेंट लिन की नजर सच में कमाल है। जो लोग रोज मेरे सामने सिर झुकाकर चलते थे, वही अब एक इंटर्न की चापलूसी कर रहे थे। जिस पर मैं ठंडे चेहरे के साथ अंदर कदम रखता हूँ और पूरा रेस्टोरेंट अचानक शांत हो जाता है। सबकी नजरें सीधे मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। ये चेन मुझे देखते ही एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड फिर वही बेचारा वाला एक्सप्रेशन बना लेता है। फैंग बॉस, आप यहाँ? वो डरने का नाटक करते हुए एक कदम पीछे हटता है। ये पार्टी मेरी कंपनी की है, पैसा मेरा लगा है, तो क्या मुझे यहाँ आने की परमिशन भी चाहिए? मैं सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर लिन वैनर तुरंत ये चेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। फेंग युआन, अब तुम क्या करने आए हो? आज ये चेन का स्पेशल डे है, क्या तुम्हें हर हाल में सब खराब करना जरूरी लगता है? जिस पर मैं ये चेन की कलाई में पहनी वॉच की तरफ इशारा करता हूँ। वनर ने मेरे कार्ड से 3 मिलियन की वॉच खरीद कर एक अजनबी आदमी को गिफ्ट कर दी। सच बताओ, तुम्हारी स्किन टाइटेनियम एलॉय की बनी है क्या? मेरी बात खत्म होते ही आसपास खड़े मैनेजर्स के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी की आंखों में मेरे लिए सिंपैथी नहीं थी। उल्टा सब मुझे ही गलत नजरों से देखने लगते हैं। फेंग बॉस, आपकी बातें बहुत खराब लग रही हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का ओल्ड वांग भौहें चढ़ाकर बोलता है। वाइस प्रेसिडेंट लिन और असिस्टेंट ये का रिश्ता बिल्कुल साफ है, और आप इतने अमीर इंसान हैं, सिर्फ कुछ मिलियन युआन के लिए इतना हिसाब कौन करता है? एग्जैक्टली। फाइनेंस डिपार्टमेंट का लियू जे भी तुरंत साथ देता है। असिस्टेंट ये की फैमिली कंडीशन खराब है, वाइस प्रेसिडेंट लिन बस उसकी मदद कर रही हैं। फेंग बॉस, एक बड़े बिजनेसमैन होकर भी आपके अंदर बिल्कुल ग्रेस नहीं है। यह सुनकर मुझे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं होता। क्या यही मेल लीड हो रहा है जो इतने स्मार्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को भी ब्रेन डेड पपेट बना देता है? जिस पर यह चेन लाल आंखों के साथ अपनी वॉच उतारने लगता है। वानर दीदी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये पैसा फेंग बॉस का है। उसकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे उस पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये वॉच मैं वापस करता हूं, मुझे उनके गंदे पैसों की जरूरत नहीं। जिस पर वो जोर से वॉच टेबल पर फेंक देता है। लिन वैनर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये चेन, ऐसा मत करो, ये वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वो पलटकर मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। फेंग युआन, तुम मुझे घिन दिला रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे के दम पर तुम किसी की इज्जत कुचल सकते हो? ये पैसा मैं तुमसे उधार मानती हूँ, बाद में इंटरेस्ट सहित लौटा दूंगी, लेकिन अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा वेलकम नहीं है। जिस पर मैं उन दोनों को देखकर व्यंग्य से हंस देता हूँ। उधार? मैं टेबल से वाइन ग्लास उठाता हूँ और सीधे ये चेन के चेहरे पर उड़ेल देता हूँ। तो अभी लौटा दो। रेड वाइन उसके बालों और चेहरे से बहते हुए उसके महंगे सूट को पूरी तरह लाल कर देती है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खामोश हो जाता है। सब लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। फेंग युआन, तुम पागल हो गए हो, लिन वैनर चीख पड़ती है और फिर घबराकर टिश्यू से ये चेन का चेहरा साफ करने लगती है। जिस पर ये चेन आंखें बंद करके कांपने लगता है, जैसे वो बहुत बड़ी बेइज्जती सह रहा हो। वैनर दीदी,
रहने दीजिए। वो धीरे से आंखें खोलता है। उसकी आंखों में जिद और अपमान भरा हुआ था। फेंग बॉस सही कह रहे हैं, मैं आपको कहते हैं मैं इस तरह के कपड़े पहनने लायक नहीं हूँ। मैंने उनके पैसों को गंदा कर दिया। उसकी ये विक्टिम एक्टिंग सुनते ही आसपास के लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। फेंग बॉस, अब आप हद पार कर रहे हैं। सिर्फ पैसे होने से कोई इंसान दूसरों की इज्जत नहीं खरीद सकता। असिस्टेंट, ये इतना अच्छा लड़का है और आप उसे इस तरह इंसल्ट कर रहे हैं। चारों तरफ लोग मुझे घूरने लगते हैं, लेकिन मैं उन सबको देखकर सिर्फ ठंडी हंसी हंसता हूँ। इन सबको मेल लीड औरा ने पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। कैरेक्टर इंसल्ट, मैं धीरे से बोलता हूँ और फिर मेरी नजर पूरे हॉल में घूमती है। वो मेरी खरीदी हुई वॉच पहन रहा है, मेरे खरीदे कपड़े पहन रहा है और यहाँ खड़े होकर खुद को सेंट दिखा रहा है। तो आखिर बेवकूफ किसे बनाया जा रहा है? सिक्योरिटी। लिन वैनर पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर चीखती है, इस आदमी को बाहर निकालो। जिस पर होटल सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन लिन वैनर के दबाव में वो मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं। जरूरत नहीं है, मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और फिर हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर पटक कर तोड़ देता हूँ। मैं खुद चला जाता हूँ। इसके बाद मैं लिन वैनर को घूरते हुए बोलता हूँ, आज जो बातें तुमने कही हैं उन्हें अच्छे से याद रखना। ये पैसा मैं तुमसे एक एक पैसे समेत वापस निकलवाऊंगा। और जैसे ही मैं मुड़कर बाहर निकलता हूँ, पीछे से ये चेन की कमजोर आवाज फिर सुनाई देती है, वनर दीदी। फैंग बॉस से नाराज मत होइए, वो बस आपकी बहुत परवाह करते हैं। जिस पर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ता हूँ। ये ग्रीन टी एक्टर सच में अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखता था। अगले दिन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में मैं मेन सीट पर बैठा हुआ हाथ में पकड़ी फाइल पढ़ रहा था और जितना पढ़ता जा रहा था मेरी भौहें उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जा रही थीं। ये शंघाई न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट था जो ग्रुप के इस साल के दूसरे हाफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता था। इस प्रोजेक्ट में ईडीएच में 1 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला था और इसे तैयार करने में मैंने पूरा 1 साल लगा दिया था। लेकिन इस वक्त जो प्रपोजल मेरे हाथ में था उसे इतना बदल दिया गया था कि मैं उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। पहले वाली सारी डिटेल्ड मार्केट रिसर्च और रिस्क एनालिसिस को पूरी तरह हटाया जा चुका था। उनकी जगह बस बड़े बड़े खोखले शब्द लिखे थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेकार के आइडियल ड्रीम्स जैसी बातें पूरे प्रपोजल में भरी हुई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा मजाक वाली बात यह थी कि प्रोजेक्ट लीडर के नाम की जगह अब मेरा नाम हटाकर ये चेन का नाम डाल दिया गया था। कोई मुझे समझाएगा कि ये आखिर है क्या? मैं जोर से प्रोजेक्ट फाइल टेबल पर पटक देता हूँ। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो जाता है, जिस पर लिन वैनर, जो मेरे दाईं तरफ बैठी थी, आराम से कॉफी की एक सिप लेती है। फेंग युआन, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, वो शांत आवाज में बोलती है। ये प्लान ये चेन ने पूरी रात जागकर तैयार किया है। उसके हिसाब से तुम्हारा पुराना प्लान सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट पर फोकस करता था, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, उसमें आइडियल भी होने चाहिए। ये सुनकर मैं गुस्से में हंस पड़ता हूँ। आइडियल? मैं ठंडी नजरों से उसे देखता हूँ। 1 बिलियन की असली रकम जलाकर तुम्हारे ये सपने पूरे होंगे क्या? जिस पर मैं टेबल के आखिर में बैठे ये चेन की तरफ उंगली उठाता हूँ। जिस इंसान को फाइनेंशियल रिपोर्ट तक पढ़नी नहीं आती उसे पता भी है 1 बिलियन का मतलब क्या होता है। अभी के अभी ये प्रपोजल वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा और प्रोजेक्ट लीडर मैं ही रहूंगा। मैं एग्री नहीं करती। जिस पर लिन वैनर बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, मैंने पहले ही शेयर होल्डर्स से बात कर ली है। सबको लगता है कि ये चेन का प्लान ज्यादा इनोवेटिव है, ये फ्यूचर ट्रेंड के साथ मैच करता है। ये सुनकर मैं बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ देखता हूँ। वो सभी लोग जो पहले बेहद स्मार्ट और शार्प हुआ करते थे अब ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनका दिमाग कंट्रोल कर लिया हो। डायरेक्टर वांग, आपको भी ये कूड़े का ढेर इनोवेटिव लग रहा है? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, जिस पर डायरेक्टर वांग हल्का सा खांसता है और मेरी नजरों से बचने लगता है। फेंग बॉस, यंग जनरेशन की थिंकिंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है। असिस्टेंट, ये का डेटा थोड़ा वीक जरूर है लेकिन ओवरऑल विजन बहुत ग्रेट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। डायरेक्टर ली भी तुरंत सिर हिलाता है। हमें यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए। और वैसे भी असिस्टेंट ये का फेस रीडिंग देखकर लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। फेस रीडिंग? मैं धीरे से हंसता हूँ। तुम लोग 1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हो और डिसीजन फेस देखकर ले रहे हो? जिस पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी भर जाती है। प्लॉट करेक्शन की इस जबरदस्ती में अब लॉजिक और कॉमन सेंस दोनों खत्म हो चुके थे। अगर मैं इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दूं तो? मैं ठंडी नजरों से लिन वानर को देखता हूँ, जिस पर लिन वानर अचानक खड़ी हो जाती है। वो दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर मुझे ऊपर से देखती है। फैंग युआन, हाल फिलहाल तुम्हारी मेंटल स्टेट बहुत अनस्टेबल हो चुकी है। उसकी आवाज अहंकार से भरी थी। इससे कंपनी की नॉर्मल ऑपरेशंस पर असर पड़ रहा है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि फेंग युआन को 1 महीने के लिए सीईओ पोजीशन से सस्पेंड कर दिया जाए ताकि वो घर पर आराम कर सके। और शंघाई प्रोजेक्ट अब मैं और ये चेन संभालेंगे। एग्री? मैं सपोर्ट करता हूँ। जिस पर सारे शेयर होल्डर्स एक एक करके हाथ उठाने लगते हैं। मैं उन उठे हुए हाथों को देखता हूँ और फिर अचानक हंस पड़ता हूँ। ठीक है, मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। अगर खेलना ही है तो फिर बड़ा खेल खेलते हैं। इसके बाद मैं खड़ा होकर अपना सूट ठीक करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने बाद तुम लोग अभी की तरह हंस पाओगे। और फिर मैं मीटिंग रूम छोड़कर बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर पीछे से ये चेन की भावुक आवाज सुनाई देती है। सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद। मैं शंघाई प्रोजेक्ट को जरूर सक्सेस तक लेकर जाऊंगा। काम से सस्पेंड होने के तीसरे दिन मैं अपने विला के सोफा पर बैठा बाहर हो रही तेज बारिश को
देख रहा था। इन 3 दिनों में मैं न कंपनी गया था और न ही किसी से कांटेक्ट किया था। मैं बस इंतजार कर रहा था उस मौके का जो इस फेक स्क्रिप्ट को पूरी तरह तोड़ सके। लेकिन मौका आने से पहले मुझे एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसने मेरे अंदर का गुस्सा पूरी तरह फाड़ दिया। उस दोपहर मैं सिटी सेंटर वाले अपार्टमेंट में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेने वापस गया था। ये अपार्टमेंट मैंने लिन वैनर से एंगेजमेंट से पहले खरीदा था। वहां मेरी कई पर्सनल और प्रीशियस चीजें रखी थीं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं तभी लिविंग रूम से हल्की नॉक जैसी आवाज सुनाई देती है। टिक टिक। वो आवाज मेटल के जेड से टकराने जैसी थी, जिस पर मैं भौहें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ता हूं और अगले ही पल मेरा पूरा शरीर जम जाता है। लिविंग रूम के कारपेट पर यह चेन पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा मेटल हैमर था, जबकि उसके सामने ग्लास टेबल पर एक क्रिस्टल क्लियर जेड ब्रेसलेट रखा था। वो ब्रेसलेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन जेड। उसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन मेरे लिए उसकी असली कीमत वो यादें थीं जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन इस वक्त ब्रेसलेट का एक हिस्सा टूट चुका था। छोटे छोटे जेड पीसेस पूरे टेबल पर बिखरे पड़े थे। तू क्या कर रहा है? मेरे दिमाग में जोर का धमाका होता है। अगले ही सेकंड मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ता हूँ और उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देता हूँ। किसने परमिशन दी तुझे इसे छूने की? मैं गुस्से में चीखता हूँ। किस हक से तूने इसे तोड़ा? जिस पर ये चेन का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसके हाथ से हैमर नीचे गिर जाता है। फैंग फैंग बॉस, मुझे छोड़िए। वो छटपटाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां सिर्फ छिपी हुई प्रोवोकेशन थी। ये ब्रेसलेट बहुत ओल्ड फैशन था। वो धीरे से बोलता है। वनर दीदी ने कहा इसे पहनने से इंसान बूढ़ा लगता है। मैं बस इसे तोड़कर छोटे पेंडेंट्स बनाना चाहता था। वैनर दीदी ने कहा था आपको पसंद आएगा। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरी माँ की आखिरी निशानी सिर्फ लिन वैनर को खुश करने के लिए तोड़ दी गई थी। दफा हो जा। मैं गरजते हुए उसे जोर से धक्का देता हूँ, जिस पर ये चेन लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है। लेकिन इस बार वो अपनी रोज वाली वीक एक्टिंग नहीं करता। उसकी आंखें अचानक बेहद खतरनाक हो जाती हैं। तू मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो गुर्राते हुए टेबल से एस्ट्रे उठाता है और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। मैं साइड हटकर अटैक बचा लेता हूँ। आस्त्रे पीछे दीवार से टकराकर टूट जाता है, जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दबा देता हूँ। लेकिन तभी अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है। लिन वैनर शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आती है और जैसे ही वो ये सीन देखती है तुरंत चीख पड़ती है। बैग्स जमीन पर गिर जाते हैं और वो भागकर हमारी तरफ आती है, लेकिन वो मुझे नहीं संभालती। वो जोर से मुझे धक्का देती है और सीधे ये चेन को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। ये चेन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज दर्द से भरी थी, जिस पर मैं सोफा का सहारा लेकर खुद को संभालता हूँ और फर्श पर बिखरे जेड पीसेस को देखकर मेरा दिल अंदर से टूट जाता है। वानर, मैं भारी आवाज में बोलता हूँ। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन लिन वैनर मेरी तरफ पलटकर ठंडी नजरों से देखती है। उसकी आंखों में जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। फेंगयुआन, बस करो। वो चिढ़कर बोलती है। सिर्फ एक टूटा हुआ ब्रेसलेट ही तो था, क्या तुम्हें इतनी हिंसा करने की जरूरत थी? ये चेन सिर्फ मेरे लिए पेंडेंट बनाना चाहता था, लेकिन तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। टूटा हुआ ब्रेसलेट। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और पहली बार मुझे उससे घिन महसूस होती है। लिन वैनर, मैं धीरे धीरे सोफा पकड़कर खड़ा होता हूँ। तुमने मेरे पैसे लिए, मेरा प्रोजेक्ट छीना और अब मेरी माँ की आखिरी निशानी भी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों से निपट नहीं सकता हूँ? जिस पर दिए थान लामुएन्नी के पीछे खड़े होकर ठंडी हंसी हंसता है। मैनेजर फॉ, अब तुम्हें ऑलरेडी सस्पेंशन मिल चुका है, फिर भी तुम्हारे अंदर यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे है? जिस पर वह आगे कहता है। सिस्टर वेन्नी, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पागल इंसान पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लम उयन्नी मुझे घृणा भरी नजरों से देखती है। फुंगविन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। आज से हमारी एंगेजमेंट खत्म होती है। इस अपार्टमेंट का पासवर्ड भी मैं बदल दूंगी। आगे से यहाँ आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है, जिसके तुरंत बाद दरवाजा जोर से बंद होता है। कमरे के अंदर अब सिर्फ मैं और फर्श पर बिखरे हुए टूटे जेड के टुकड़े बचे रहते हैं, जिस पर मैं धीरे से घुटनों के बल बैठता हूँ और उन जेड के टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगता हूँ। मेरी हथेली उन नुकीले टुकड़ों से कटने लगती है, लेकिन मुझे दर्द तक फील नहीं होता, क्योंकि दिल के अंदर का दर्द इन सब से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसके बाद मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर नीचे देखता हूँ, जहां लामुयन्नी दिए थान के लिए अम्ब्रेला पकड़े हुए उसके साथ बारिश में चलते हुए दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूं और कॉन्टैक्ट लिस्ट के सबसे नीचे छुपे हुए एक नंबर पर कॉल लगाता हूं। 3 रिंग के बाद सामने से कॉल उठाया जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक भारी और अथॉरिटी भरी आवाज सुनाई देती है। अंकल वोंग। जिस पर मैं ग्लास में दिखाई दे रहे अपने थके हुए रिफ्लेक्शन को देखता हूं और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। गेम खत्म हो चुका है, प्लान भी एक्टिवेट करो। अब मैं इन्हें ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि ये लोग मौत से भी बदतर जिंदगी जिएंगे। 3 दिन बाद दिन है प्रोजेक्ट की ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी सिटी सेंटर के हिन होटल में आयोजित होती है, जिस पर लामुयन्नी पूरे बैंक्वेट हॉल को बुक कर लेती है और शहर के लगभग सभी मीडिया हाउस को इनवाइट किया जाता है। वह इस मौके का इस्तेमाल करके सबके सामने खुद और दिए थान को एक बिजनेस लेजेंड की तरह पेश करना चाहती है, जिस पर मैं होटल के सामने खड़ी एक मेबैग के अंदर बैठा होता हूँ और बड़ी स्क्रीन पर लामुयन्नी और दिए थान के घमंडी चेहरे देख रहा होता हूँ। यंग मास्टर, सब कुछ अरेंज हो चुका है।
जिस पर अंकल वूंग पैसेंजर सीट से मुझे एक फाइल पकड़ाते हैं। मैं कैजुअली उस फाइल को पलटकर देखने लगता हूँ। यह तान हाई प्रोजेक्ट के पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन और हॉक थी ग्रुप की इंटरनल डायरेक्टिव्स होती हैं। लम उयन्नी और उसके वो बेवकूफ शेयर होल्डर्स यही सोच रहे थे कि हक थी ग्रुप दिएपथन और उसके उस कचरे जैसे प्रपोजल से इंप्रेस हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हक थी ग्रुप के पीछे असली कंट्रोलर मैं खुद हूँ। पिछले 3 सालों से किसी को शक ना हो इसलिए मैं सीक्रेटली अपनी कोर एसेट्स को अनामनस ट्रस्ट के जरिए विदेशों में ट्रांसफर करता रहा और वहीं से एक विशाल बिजनेस एम्पायर कंट्रोल करता रहा। और अब आखिरकार जाल समेटने का समय आ चुका था। इसके बाद बैंक्वेट हॉल के अंदर चमचमाती लाइट्स के बीच लैम उयेन्नी लाल रंग की इवनिंग ड्रेस पहनकर दिए थान का हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर चढ़ती है। दिए थान भी सूट में काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ आने के लिए आप सभी मीडिया फ्रेंड्स का धन्यवाद। जिस पर लाम उयेन्नी चेहरे पर परफेक्ट स्माइल लेकर बोलना शुरू करती है। आज लाम ग्रुप और हॉक थी ग्रुप के बीच तिनहाई प्रोजेक्ट की ऑफिशियल पार्टनरशिप होने जा रही है और मैं खास तौर पर उस इंसान को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिसने इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाया। जिस पर वह प्यार भरी नजरों से दिए थान को देखती है, यानी मिस्टर दिए थान। इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और सेल्फलेस डेडिकेशन से हॉक थी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को इम्प्रेस किया है। यह सुनकर नीचे बैठे लोग जोरदार तालियां बजाने लगते हैं, जिस पर दिए थान माइक पकड़कर इमोशनल चेहरा बनाता है। मैं सिस्टर यूएननी के ट्रस्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंटर्न हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इंसान के अंदर सपना हो तो वह मिरेकल क्रिएट कर सकता है। जिस पर वह आगे कहता है, वो कैपिटलिस्ट्स जो सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं और एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें एक ना एक दिन समय जरूर खत्म कर देगा। उसकी ये फेक मोटिवेशनल बातें सुनकर नीचे बैठे छोटे मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सिर हिलाने लगते हैं। बहुत बढ़िया कहा। इसके बाद लम उयेन्नी जोर से अनाउंस करती है, और अब मैं हक थी ग्रुप के एशिया पैसिफिक चेयरमैन मिस्टर विलियम को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। जिस पर बैंकेट हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अंदर आने वाला इंसान विलियम नहीं बल्कि मैं होता हूँ। मैं एक कस्टम मेड ब्लैक सूट पहनकर अंदर एंटर करता हूँ। मेरे माथे पर एक छोटा बैंडेज लगा होता है और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी दिखाई देती हैं। 4 ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स मुझे प्रोटेक्ट करते हुए रेड कारपेट पर आगे बढ़ते रहते हैं। पूरा हॉल अचानक शोर से भर जाता है। फुवियन यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे सस्पेंड नहीं किया गया था? जिस पर लाम यूएननी का चेहरा तुरंत उतर जाता है। फुवियन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह गुस्से में चिल्लाती है। सिक्योरिटी, इसे तुरंत बाहर निकालो, आज साइनिंग सेरेमनी है, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ते हैं, मेरे पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। मैं लम उयेन्नी की उस बेबस चीख को पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और सीधे स्टेज के सामने जाकर एक चेयर खींचकर बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जिस पर मैं जेब से वही प्रपोजल निकालकर सीधे डियपथान के चेहरे पर फेंक देता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि असली कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं। जिस पर दियथान 2 कदम पीछे लड़खड़ाता है। वह गुस्से से मुझे घूरते हुए चिल्लाता है, फुवियन, क्या तुम पागल हो गए हो? हाकशी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव अभी आने वाला है। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करके तुम पूरे हाकशी ग्रुप को ऑफेंड कर रहे हो। यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। हक्ति ग्रुप को ऑफेंड कर रहा हूँ? फिर मैं अंकल वुंग की तरफ देखकर कहता हूँ, अंकल वुंग, इन्हें बताइए मैं कौन हूँ। जिस पर अंकल वुंग आगे बढ़ते हैं और पूरे मीडिया हॉल की तरफ देखकर जोरदार आवाज में बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये हैं हॉक थी ग्रुप के रियल ओनर, एक्चुअल शेयर होल्डर और तिनहाई प्रोजेक्ट के फाइनल डिसीजन मेकर मिस्टर फोंगवियन। उनके इतना कहते ही पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। सभी लोग शौक में आंखें फाड़कर मुझे देखने लगते हैं। जिस पर लम उयेन्नी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। नहीं, यह इम्पॉसिबल है। वह कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करती है। तुम हक्थी ग्रुप के मालिक कैसे हो सकते हो? तुम तो एक पावरलेस लूजर थे। जिस पर दीपथन भी दांत भींचकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। इनकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। हाकथी ग्रुप जैसी कंपनी किसी लोकल आदमी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन मैं उनकी डेस्परेट एक्टिंग पर ध्यान तक नहीं देता। मैं सीधे टेबल पर रखा माइक उठाता हूँ। मैं मालिक हूँ या नहीं, इसका जवाब तुम्हें अभी मिल जाएगा। जिस पर मैं उंगलियां चटकाता हूँ और हॉल की बड़ी स्क्रीन तुरंत बदल जाती है। स्क्रीन पर विदेश में मौजूद चेयरमैन विलियम वीडियो कॉल में दिखाई देता है। विलियम तुरंत सम्मान से सिर झुकाता है। बॉस, मैं ठंडी आवाज में आदेश देता हूँ, विलियम, कंपनी का फैसला अनाउंस करो। यस बॉस। जिस पर विलियम कैमरा की तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोलना शुरू करता है। हाकथी ग्रुप के अनुसार लाम ग्रुप द्वारा सबमिट किया गया तान हाई प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरी तरह बिजनेस लॉजिक से खाली है और इसके अलावा प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर डीप थान के अंदर बेसिक प्रोफेशनल क्वालिटी तक मौजूद नहीं है। जिस पर विलियम आगे बोलना जारी रखता है। इसी वजह से ही नक्ति ग्रुप लाम ग्रुप के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप को अनिश्चित समय के लिए कैंसिल करता है। साथ ही शुरुआती बिजनेस नेगोशिएशन के दौरान कमर्शियल फ्रॉड करने की वजह से हम लाम ग्रुप पर लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। कंपनसेशन अमाउंट होगी $200 मिलियन। इतना कहते ही वीडियो कॉल कट जाती है और बड़ी स्क्रीन वापस ब्लैंक हो जाती है। जिस पर लाम उयेन्नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह सीधे स्टेज पर गिर पड़ती है, क्योंकि $200 मिलियन का कंपनसेशन पूरे आज ग्रुप को तुरंत बैंकरप्टेसी और लिक्विडेशन तक पहुंचाने के लिए
काफी होता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह खुद से बड़बड़ाती रहती है। उसका परफेक्ट मेकअप अब बेहद हास्यास्पद दिखाई देता है, जिस पर दिए थान भी पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। जिस पैशन और मोटिवेशन पर उसे इतना घमंड था, वह सब एब्सोल्यूट कैपिटल पावर के सामने चूर चूर हो चुका था। इसके बाद मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और ऊपर से उन दोनों को देखता हूँ। दिए थान, क्या तुमने नहीं कहा था कि कैपिटलिस्ट्स को एक दिन समय खत्म कर देगा? जिस पर मैं उसके सामने जाकर ठंडी नजरों से उसे घूरता हूँ। अब देखो, खत्म तो तुम हो चुके हो। पूरी साइनिंग सेरेमनी अब एक मजाक बन चुकी थी। मीडिया वाले ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शार्क को खून की स्मेल मिल गई हो। सभी लोग लगातार कैमरों चलाकर फर्श पर गिरी हुई लाम उयेन नी की बेइज्जती भरी हालत और दिए थान के राख जैसे पड़े चेहरे की फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन मैं उस केओस की तरफ पलटकर भी नहीं देखता। मैं सीधे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि असली रिवेंज तो अब शुरू हुआ था। दोपहर के 2 बजे सिटी सेंटर के सबसे लग्जूरियस 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट के अंदर लाम उयेन नी और दिए थान एक कोने में बैठे दिखाई देते हैं। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके होते हैं और साफ नजर आता है कि सुबह वाले शौक से वे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। उयेन नी सिस्टर, अब हम क्या करेंगे? जिस पर दिए थान कांपती आवाज में बोलता है, $200 मिलियन का कंपेंसेशन। कंपनी इसे कभी भी नहीं कर पाएगी। उसका वो चोजन हीरो वाला कॉन्फिडेंस अब एब्सोल्यूट पावर के सामने पूरी तरह गायब हो चुका था। घबराओ मत। जिस पर लाम उयेन खुद को काम दिखाने की कोशिश करते हुए पानी का एक घूंट पीती है। फुवियन ने जरूर कोई डर्टी ट्रिक इस्तेमाल की होगी। क्या उसे लगता है कि वह ऐसे मुझे खत्म कर देगा? सपना देख रहा है। मेरे पास अभी भी प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फिर से शुरुआत कर लेंगे। इसके बाद वह हाथ उठाकर वेटर को बिल लाने का इशारा करती है, जिस पर वेटर कार्ड मशीन लेकर उनके पास आता है और प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोलता है, मिस लाम, आपका टोटल बिल 28,000 युआन हुआ है। आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगी? लाम उयेन नी तुरंत अपना ब्लैक कार्ड निकालकर वेटर को देती है। कार्ड स्वाइप करो। जिस पर वेटर कार्ड मशीन पर कार्ड स्वाइप करता है। अगले ही पल मशीन से वार्निंग बीप की आवाज आने लगती है। सॉरी मिस लाम, आपका कार्ड फ्रीज हो चुका है। यह सुनकर लाम उयेन नी पूरी तरह स्टनर्ड रह जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? यह फोंगवियान का सप्लीमेंट्री कार्ड है। इसकी तो अनलिमिटेड लिमिट थी। एक बार फिर ट्राई करो। जिस पर वेटर दोबारा स्वाइप करता है, लेकिन मशीन फिर वही वार्निंग साउंड निकालती है। रियली सॉरी, कार्ड सच में फ्रीज हो चुका है। लाम उयेन नी दांत पीसते हुए अपना खुद का क्रेडिट कार्ड निकालती है। तो ये वाला यूज करो। लेकिन अगले ही पल वेटर फिर बोलता है, मिस लाम, इस कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो ये वाला, ये बैंक ने लॉक कर दिया है। लगातार 5 कार्ड्स बदलने के बाद भी सभी पेमेंट फेल हो जाती हैं, जिस पर आसपास खाना खा रहे लोग उनकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अरे, यह तो लाम ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। इतने बड़े लोग होकर 20,000 युआन तक पे नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता नहीं, सुबह साइनिंग सेरेमनी पूरी तरह फेल हो गई। उन्होंने फॉ ग्रुप को ऑफेंड कर दिया है। अब लाम फैमिली बैंकरप्टेसी के कगार पर है। ये सारी फुसफुसाहटें लाम उयेन नी के कानों में साफ सुनाई देती हैं, जिस पर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। इसके बाद वह तुरंत दिए थान की तरफ मुड़ती है। पहले तुम पेमेंट कर दो। लेकिन दिए थान ऑकवर्ड होकर नजरें चुराने लगता है। सिस्टर उयेन नी, मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई। मेरे अकाउंट में सिर्फ कुछ 100 युआन ही बचे हैं। यह सुनकर लाम उयेन नी गुस्से से कांपने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है, जिस पर मैं अपने लॉयर के साथ आराम से अंदर एंटर करता हूँ। मिस्टर फो, वेलकम। रेस्टोरेंट मैनेजर तुरंत झुककर मेरा स्वागत करता है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीधे लाम उयेन नी की टेबल तक पहुंच जाता हूँ। क्या बात है वाइस प्रेसिडेंट लम? जिस पर मैं चेयर खींचकर बैठता हूँ और ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखता हूँ। एक मील के पैसे भी अब गरीब स्टूडेंट से भरवाने पड़ रहे हैं? फुंगवियन, जिस पर लम उयेन नी अचानक खड़ी होकर गुस्से से चिल्लाती है, तुमने आखिर किया क्या है? मेरे सारे कार्ड्स क्यों बंद हो गए हैं? लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मैं पीछे खड़े लॉयर को इशारा करता हूँ, जिस पर लॉयर आगे बढ़ता है और ब्रीफ केस से मोटी डॉक्यूमेंट्स फाइल निकालकर टेबल पर रख देता है। हेलो मिस लम, मैं मिस्टर फुंग का पर्सनल लॉयर हूँ। वह शांत आवाज में बोलता है, क्योंकि आप और मिस्टर फू हों की एंगेजमेंट ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, इसलिए मिस्टर फू हों उन सभी एसेट्स को वापस लेने वाले हैं जो रिलेशनशिप के दौरान आपको फ्री यूज के लिए दिए गए थे। जिस पर लॉयर अपना चश्मा ठीक करते हुए आगे बोलता है, इन एसेट्स में सिटी सेंटर का लग्जरी अपार्टमेंट, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स, आपके नाम पर मौजूद सभी सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड्स। इसके बाद वह टेबल पर रखे उसके लग्जरी बैग और गले में पहनी डायमंड नेकलेस की तरफ इशारा करता है, और आपके शरीर पर मौजूद सारे लग्जरी आइटम्स शामिल हैं जिनका पेमेंट मिस्टर फो ने किया था। यह सुनकर लम उयेन नी की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल बात सुन ली हो। क्या तुम पागल हो गए हो? वह गुस्से से चिल्लाती है। ये सब तुमने मुझे गिफ्ट्स में दिया था, कोई गिफ्ट वापस मांगता है क्या? जिस पर मैं चेयर पर पीछे टिकते हुए दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ। एक करेक्शन कर दूं, मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, हर ट्रांसफर रिकॉर्ड और परचेज डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है बोरोड। मेरे पैसे आसमान से नहीं गिरते लाम उयेन नी। तुमने एक बाहरी आदमी के लिए मुझसे दुश्मनी ली है। अब तुम इन चीजों को यूज करने के लायक नहीं हो। अब तुरंत बैग और नेकलेस
नेकलेस उतारो। सपना देख रहे हो? जिस पर लाम वेन्नी अपना बैग कसकर पकड़ लेती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, फू वियन, तुम घटिया और कंजूस इंसान हो, तुम्हारी मौत भी अच्छी नहीं होगी। मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूँ और फिर धीरे से दिए थान की तरफ मुड़ जाता हूँ। दिए थान, क्या तुम खुद को बहुत ऑनरेबल आदमी नहीं कहते थे? मैं व्यंग्य से मुस्कुराता हूँ। क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम्हें मेरे गंदे पैसों की जरूरत नहीं है? अब तुम्हारी प्यारी सिस्टर यूएननी की सारी लग्जरी उतरने वाली है। अगर तुम इतने बड़े मर्द हो तो उसकी जगह पेमेंट करके दिखाओ। जिस पर दिए थान का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ने लगता है। वह दांत भींचकर अचानक खड़ा होता है। मिस्टर फो, हद से ज्यादा मत बढ़ो। इतना कहकर वह मेरी तरफ पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल मेरे पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स उसे दोनों तरफ से पकड़कर टेबल पर दबा देते हैं, जिस पर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है जहां स्क्रिप्ट होना तुम्हें बचा लेगी। चलो अब हिलकर दिखाओ। दिए थान टेबल पर दबा हुआ अपमान में सिर्फ भारी सांसें लेता रह जाता है। इसके बाद मैं लाम उयेन्नी की तरफ देखकर सिर्फ एक शब्द बोलता हूँ, उतारो। जिस पर लम उयेन्नी का पूरा शरीर कांपने लगता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों के सामने लम उयेन्नी बेइज्जती से कांपते हुए अपने गले से नेकलेस उतारती है और एचसी बैग को जोर से टेबल पर फेंक देती है। फुंगवियन, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस पर वह चेहरा ढककर रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है। इसके बाद जैसे ही बॉडीगार्ड्स दिए थान को छोड़ते हैं, वह भी शर्मिंदगी में सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे निकल जाता है। मैं टेबल पर पड़े उस बैग और नेकलेस की तरफ घृणा से देखता हूँ, फिर हाथ हिलाकर उन्हें फेंक देने का इशारा करता हूँ। इनमें अब चीप ग्रीन टी बिच की स्मेल आने लगी है। अगली सुबह लाम ग्रुप की टॉप फ्लोर मीटिंग रूम के अंदर माहौल इतना भारी होता है जैसे हवा तक जम गई हो, क्योंकि कल हॉक थी ग्रुप की तरफ से आया $200 मिलियन कंपेंसेशन नोटिस पूरे कंपनी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब की तरह फट चुका था। सभी शेयर होल्डर्स बेचैनी में ऐसे तड़प रहे होते हैं जैसे गर्म तवे पर चींटियां भागती हैं। अब क्या होगा? $200 मिलियन है, पूरी कंपनी बेच दो तब भी ये अमाउंट नहीं भर पाएंगे। जिस पर एक शेयर होल्डर गुस्से से चिल्लाता है, सब उस बेवकूफ लाम ओएन्नी की वजह से हुआ। कौन बिजनेस प्रोजेक्ट को रोमांस ड्रामा बनाता है, अब पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। कल तक दिए थान की तारीफ करने वाला डायरेक्टर ली भी अब सबसे ज्यादा टेबल पीट कर गालियां दे रहा होता है। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है, जिस पर लाम ओएन्नी अंदर एंटर करती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके होते हैं और चेहरा पूरी तरह थका हुआ दिखाई देता है। दिएब थान भी उसके पीछे आता है, लेकिन अब वह किसी हारे हुए मुर्गे की तरह दिख रहा होता है। उसके अंदर पहले वाला घमंड और एरोगेंस बिल्कुल गायब हो चुका था। डियर शेयर होल्डर्स, जिस पर लाम ओएन्नी मुश्किल से खुद को संभालते हुए चेयरमैन सीट तक पहुंचती है। आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी भी चेयरमैन विलियम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग? तभी मैं डोर खोलकर अंदर एंटर करता हूँ और आराम से मीटिंग रूम के बीच तक चला आता हूँ। लाम ओएन्नी, अब तक तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है? मुझे देखते ही सारे शेयर होल्डर्स ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई सेवर मिल गया हो। मिस्टर फॉ, आखिरकार आप आ गए। आपको कंपनी बचानी ही होगी। पहले हमसे गलती हो गई थी, हम लाम ओएन्नी की बातों में आ गए थे। असल में कंपनी की रीनस तो आप ही थे। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और इन मौके पर रंग बदलने वाले लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस टेबल तक जाता हूँ और मोटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फाइल जोर से टेबल पर फेंक देता हूँ। कंपनी को बचाया जा सकता है। मैं चेयर खींचकर बैठता हूँ, लेकिन उससे पहले कंपनी के अंदर छिपे कीड़ों को साफ करना जरूरी है। जिस पर लम ओएन्नी की नजर उन रिपोर्ट्स पर पड़ती है और उसकी आंखें घबराहट में कांपने लगती हैं। फुवियन, अब तुम क्या करने वाले हो? खुद देख लो। डायरेक्टर वू तुरंत रिपोर्ट उठाकर देखने लगता है, लेकिन सिर्फ 2 पेजेस पलटते ही उसका चेहरा बदल जाता है। ये क्या है? वह कांपती उंगली से लम ओएन्नी की तरफ इशारा करता है। पिछले महीने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 3 मिलियन युआन प्रमोशन फंड्स एक फेक शेल कंपनी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुए? और ये देखो, आर और डी डिपार्टमेंट के 5 मिलियन युआन इक्विपमेंट फंड्स आखिर डीएपथन के पर्सनल अकाउंट में कैसे पहुंचे? यह सुनते ही पूरा मीटिंग रूम हंगामे से भर जाता है। सभी शेयर होल्डर्स रिपोर्ट्स छीनकर देखने लगते हैं और जितना पढ़ते हैं उतना शॉक होते जाते हैं। लाम ओएन्नी, तुमने कंपनी फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया है? तुम कंपनी के पैसे से इस प्रिटी बॉय को पाल रही थी? पुलिस बुलाओ, अभी के अभी। जिस पर लाम ओएन्नी पूरी तरह पैनिक हो जाती है। उसे हमेशा लगता था कि उसने सब कुछ परफेक्टली छुपाया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट अथॉरिटी की वजह से कोई इन अकाउंट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर कब का मेरा आदमी बन चुका था। नहीं, यह इन्वेस्टमेंट नहीं है। वह हड़बड़ाकर सफाई देने लगती है। ये शुरुआती इन्वेस्टमेंट था। दिए थान बहुत टैलेंटेड है, आगे चलकर वह कंपनी के लिए बहुत पैसा कमाएगा। बहुत पैसा? जिस पर मैं व्यंग्य से हंसता हूँ। उस इंसान के भरोसे जिसे बेसिक एक्सेल तक यूज करना नहीं आता, या उसके उस दिमाग के भरोसे जो छोटी सी बात पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद मैं रूम के कोने में खड़े दिए थान की तरफ देखता हूँ। वह डर से कांप रहा होता है। दिए थान, तुमने 8 मिलियन युआन पब्लिक एसेट्स मिसयूज किए हैं। इतने पैसों के लिए तुम्हें कई साल जेल में सड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही दिए थान के पैर जवाब दे देते हैं और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। मिस्टर फोंग,
मुझसे गलती हो गई, जिस पर वह घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पैरों तक आ जाता है और मेरे पैर पकड़ लेता है। यह सब सिस्टर यूएननी ने करवाया था। सारे पैसे उसी के पास हैं। मैंने 1 युआन तक खर्च नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी दादी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन अगले ही पल मैं उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता हूँ। तेरी दादी 3 साल पहले मर चुकी है। मैं ठंडी नजरों से उसे घूरता हूँ। और जो पैसे तूने स्कैम करके लिए थे, उनसे मकाओ में गैम्बलिंग करता था और क्लब्स में लड़कियों के साथ मौज उड़ाता था। क्या तुझे लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊंगा? जिस पर दिएथान का पूरा सच सबके सामने खुल जाता है। वह जमीन पर गिरा हुआ राख जैसे चेहरे के साथ कांपने लगता है। लम उयेनी अविश्वास से उसे घूरती रह जाती है। तुम गैम्बलिंग करते थे और लड़कियों के पास भी जाते थे, लेकिन तुमने कहा था कि वह सारे पैसे चैरिटी में खर्च हुए। जिस हीरो पर उसे इतना गर्व था, जिसके लिए उसने मुझसे दुश्मनी ली, जिस प्योर बॉय को बचाने के लिए उसने कंपनी का पैसा तक चुरा लिया, वह असल में शुरू से आखिर तक सिर्फ एक फ्रॉड निकला, एक घटिया इंसान। तभी नीचे से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिस पर कुछ यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। कौन है दिएथान? कौन है लाम उयेनी? आप दोनों पर पब्लिक फंड एम्बेशमेंट और इलीगल एसेट ऑक्यूपेशन का शक है। कृपया हमारे साथ चलिए। अगले ही पल ठंडी हैंडकफ्स दिएथान के हाथों में बंध जाती हैं, जिस पर 2 फीमेल ऑफिसर्स लाम उयेनी को पकड़कर बाहर ले जाने लगती हैं। वह आखिरी बार पलटकर मुझे होपलेस नजरों से देखती है। फुयेन, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, लेकिन मैं चेयर पर बैठा रहता हूँ और उसकी तरफ देखने तक की जरूरत नहीं समझता। ले जाओ इन्हें। कंपनी का कारपेट गंदा मत करो। 1 महीने बाद ह्यूज फाइनेंशियल क्राइम की वजह से दिएथान ऑफिशियली अरेस्ट हो जाता है। अब उसका बाकी जीवन लंबी प्रिजन पनिशमेंट में गुजरने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लाम उयेनी ने इलीगली लिए गए पैसों का कुछ हिस्सा वापस कर दिया था और लैम फैमिली ने अपनी आखिरी प्रॉपर्टीज बेचकर कंपनी का फाइनेंशियल होल किसी तरह भर दिया, जिसकी वजह से वह मुश्किल से जेल जाने से बच पाती है। लेकिन अब उसे पूरी तरह लैम ग्रुप से निकाल दिया गया था और उसके कंधों पर करोड़ों का डेट लग चुका था। इसके बाद मैं हाक थी ग्रुप की टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा रेड वाइन पी रहा होता हूँ। तभी प्राइवेट डिटेक्टिव की भेजी हुई एक वीडियो फाइल में प्ले करता हूँ। वीडियो के अंदर स्लम एरिया का एक टूटा फूटा रेंटल रूम दिखाई देता है, जिस पर लाम उयेनी सस्ते कपड़े पहनकर बिखरे बालों के साथ जमीन पर बैठी कपड़े धो रही होती है। जो लड़की कभी अपने हाथों तक से पानी नहीं छूती थी, आज उसके पास वॉशिंग मशीन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। तभी अचानक रूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला जाता है, जिस पर शराब की बदबू से भरा एक आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। वह दिएथान का कजन होता है, जो सड़कों पर घूमने वाला एक लोकल थग था। क्योंकि दिएथान जेल जा चुका था, इसलिए लोन शार्क्स अब अपना पैसा लाम उयेनी से वसूलने लगे थे। एक गंदी औरत, वह आदमी उसके बाल पकड़कर उसका सिर पानी से भरे टब में दबा देता है। आज का पैसा तैयार है या नहीं? मेरे पास सच में अब पैसे नहीं बचे। जिस पर लाम उयेनी रोते हुए दया की भीख मांगने लगती है। लाम उयेनी पागलों की तरह रोते हुए, चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस पर वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, पैसे नहीं है तो जाकर कमा कर ला। पहले तो खुद को बहुत बड़ा समझती थी ना, अब क्या हुआ? इसे भी मर्द कहते हैं क्या? यह सुनते ही वो आदमी हाथ उठाकर सीधे लाम उयेनी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और फिर वो पूरे कमरे में सामान उलट पुलट कर पैसे ढूंढने लगता है। जिस पर मैं बिना किसी इमोशन के वो वीडियो बंद कर देता हूँ। मेल और फीमेल लीड की वो तथाकथित डेस्टिन्ड लव, जो पैसे और पावर की चमक हटने के बाद सामने आई, असल में नाली में पड़े सबसे गंदे कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसके बाद दोपहर में रिसेप्शन से कॉल आता है, फू सर, नीचे एक औरत आई है, उसका नाम नुएन्नी है, वो आपसे मिलना चाहती है। सिक्योरिटी उसे कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। वो लॉबी में घुटनों के बल बैठी हुई है, जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, उसे ऊपर भेज दो। करीब 10 मिनट बाद लाम उयेनी को सिक्योरिटी वाले मेरे ऑफिस में लेकर आते हैं। वो पहले से बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी होती है। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उसके शरीर से सस्ते डिटर्जेंट और खट्टे पसीने की बदबू आ रही होती है। मुझे देखते ही वो तुरंत घुटनों के बल गिर जाती है। फुवियन, प्लीज मुझे बचा लो। वो रोते हुए घिसट कर मेरी डेस्क के पास आती है। वो लोन वाले लोग हर दिन आकर मुझे मारते हैं। मैं अब सच में जी नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। पहले मैं उस कमीने दिएथान की बातों में आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम थे। फोंगवियन, क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, चाहे सर्वेंट बनना पड़े या नैनी, मुझे सब मंजूर है। जिस पर मैं ऊपर से उसे ऐसे देखता हूँ जैसे किसी सड़क पर पड़े बेसहारा कुत्ते को देख रहा हूँ। फिर से शुरुआत? यह कहते हुए मैं ड्रॉअर से एक फाइल निकालकर उसके सामने फेंक देता हूँ। पहले इसे देख लो, फिर बात करना। लाम उयेनी कांपते हाथों से वो फाइल उठाती है। वो दिएथान के फोन डेटा रिकवरी की रिपोर्ट होती है। उसके अंदर ट्रेनिंग ग्रुप के सारे चैट रिकॉर्ड्स भरे हुए होते हैं, जहां वो गोल्ड डगर ट्रेनिंग लेता था। जिस पर एक मैसेज लिखा होता है, वो बेवकूफ लाम उयेनी पूरी तरह फंस चुकी है। मैं बस थोड़ा दुखी बनने का ड्रामा करता हूँ और वो तुरंत मेरे लिए लाखों की वॉच खरीद देती है। ग्रुप में कोई पूछता है, और वो फॉवियरन, उसे कुछ शक नहीं होता क्या? जिसके जवाब में दिएथान हंसते हुए लिखता है, फॉवियन तो बस एटीएम मशीन है। जब तक लाम फैमिली का पैसा पूरा निचोड़ नहीं लेता, तब तक खेल चलता रहेगा। उसके बाद पैसे लेकर विदेश भाग जाऊंगा। उस बूढ़ी औरत की जिंदगी मौत से मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह सब पढ़ते ही लम उयेनी का पूरा शरीर कांपने लगता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
जिस प्यार पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, जिस इंसान के लिए उसने मुझसे लड़ाई की, सब कुछ छोड़ दिया, वही प्यार अब एक मजाक बन चुका था, जिस पर मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए था ना? यही है उसका असली चेहरा। तुमने एक गोल्ड डगर के लिए मेरी माँ की यादगार चीज तोड़ दी, हमारे 3 साल के रिश्ते को धोखा दिया, और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब तुम वापस मेरे पास प्यार की बात करने आई हो। मैं उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखता हूँ, जो पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। देर से मिलने वाला प्यार सड़क पर पड़े कचरे से भी ज्यादा सस्ता होता है। इसके बाद मैं सिक्योरिटी की तरफ देखकर कहता हूँ, इसे बाहर फेंक दो, और अगर ये औरत दोबारा हाकथी के अंदर एक कदम भी रखे तो तुम सब नौकरी से बाहर हो जाओगे। जिस पर 2 गार्ड्स तुरंत उसे पकड़कर बाहर घसीटने लगते हैं। पूरे कॉरिडोर में लम उयन नी की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। फुंगवियन, मैं गलत थी, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह कोने में धकेल दिया जाता है, तब वो आखिरी बार पागलों की तरह तड़पता जरूर है। इसके बाद हाकशी से निकाले जाने के बाद भी लाम वेन्नी हार नहीं मानती, बल्कि वो एक बेहद बेवकूफी भरा फैसला लेती है। 3 दिन बाद इंटरनेट पर एक आर्टिकल आग की तरह फैलने लगता है, जिसका टाइटल होता है, एक अरबपति सीईओ का असली चेहरा, कैसे फोंगवियन ने मुझे बर्बाद कर दिया। उस आर्टिकल में लामुयेन्नी खुद को एक बेचारी विक्टिम की तरह दिखाती है। वो कहती है कि मैं एक बेहद कंट्रोलिंग इंसान हूँ, जो उसे किसी दूसरे मर्द से बात तक नहीं करने देता था। वो दिए थान को एक टैलेंटेड यंग आदमी बताती है, जिसे मैंने जेलसी में फंसाकर जेल भिजवा दिया, जिस पर वो दिए थान की वो फोटोज भी अपलोड करती है, जिनमें उसका चेहरा सूजा हुआ और छोटों से भरा होता है, ताकि लोग समझें कि मैंने ही उसे पिटवाया है। यह आर्टिकल देखते ही इंटरनेट पर गुस्से का तूफान आ जाता है। ये कैपिटलिस्ट लोग सच में राक्षस होते हैं। उस इंटर्न दिए थान पर बहुत तरस आ रहा है। हक्ती ग्रुप का बॉयकॉट करो, फुंगवियन को सजा मिलनी चाहिए। जिस पर पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ जाता है कि हक्ती का स्टॉक मार्केट खुलने के सिर्फ आधे घंटे के अंदर 5% नीचे गिर जाता है। किया डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पसीने में भीगा हुआ मेरे ऑफिस में भागकर आता है। फुंग सर, इंटरनेट पर सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। क्या हमें तुरंत क्लैरिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए, या फिर लामुयेन्नी को लीगल नोटिस भेजना चाहिए? जिस पर मैं अपनी चेयर पर बैठा स्क्रीन पर आते हुए हेटिफुल कमेंट्स को देखता रहता हूँ, और फिर हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूँ, क्लैरिफिकेशन? अगर अभी सच बता दिया तो मजा कैसे आएगा? इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, अगर वो पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई खेलना चाहती है, तो मैं उसे ऐसा स्टेज दूंगा जिसे पूरा देश देखेगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोलो, आज रात नेशन वाइड लाइव स्ट्रीम शुरू होगी, सारे ट्रेंडिंग स्पॉट्स खरीद लो। मैं चाहता हूँ कि पूरा इंटरनेट ये ड्रामा देखे। रात के ठीक 8 बजे हाकथी का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग स्ट्रीम में घुस आते हैं। स्क्रीन पूरी तरह गालियों से भर चुकी होती है। खून चूसने वाले कैपिटलिस्ट, दिए थान को रिहा करो, लमुएन नी को इंसाफ दो। जिस पर मैं परफेक्टली ड्रेस्ड होकर कैमरा के सामने बैठता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। लमुएन ही ने इंटरनेट पर जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए मैं कोई बेकार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं बस आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा। पहला वीडियो लाम फैमिली के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज का होता है। वीडियो में लामुएन नी अपनी वाइस डायरेक्टर अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए फाइनेंस स्टाफ पर दबाव डालती है। 5 मिलियन तुरंत दिए थान के अकाउंट में ट्रांसफर करो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसका एरोगेंट एटीट्यूड साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर लाइव कमेंट्स अचानक धीमे पड़ने लगते हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो चलता है, जिसमें दिए थान अपने रेंटेड रूम में पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। उस बदबूदार औरत के पास पैसे कहाँ गए? अगर पैसे नहीं मिले तो मैं ये जगह तोड़ दूंगा। उसका गुस्से से भरा हुआ ट्विस्टेड चेहरा करोड़ों लोगों के सामने साफ दिखाई दे रहा होता है। और आखिर में मैं डियपथान के फोन से मिले सारे गोल्ड डिगर चैट रिकॉर्ड सबके सामने रिवील कर देता हूँ। इसके बाद मैं डियपथान के ट्रेनिंग ग्रुप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, उसके गैम्बलिंग रिकॉर्ड्स और वो सारे हाई क्वालिटी फोटोज पब्लिक के सामने डाल देता हूँ, जिनमें वो नाइट क्लब में दूसरी लड़कियों के साथ चिपका हुआ दिखाई दे रहा होता है। जिस पर मैं कैमरा की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहता हूँ, यही है वो इंसान जिसे मिस लाम उएन्नी एक टैलेंटेड और इनोसेंट इंटर्न बता रही थी, जिसे मैंने सपोजिली फंसाया था। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले आगे कहता हूँ, लम उएन्नी ने कंपनी के पब्लिक फंड्स का मिसयूज करके एक गोल्ड डिगर को पालना शुरू किया, जिसकी वजह से लम ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो गया, और डियपथन को करप्शन, फ्रॉड और इलीगल फंड ट्रांसफर के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। जहां तक उसके शरीर पर चोटों की बात है, वो सब उसके लोन शार्क्स ने किया है। पुलिस के पास इस पूरे मामले की कंप्लीट रिपोर्ट मौजूद है। सारे सबूत मैं ऑलरेडी अथॉरिटीज को सबमिट कर चुका हूं। यह सुनते ही पूरा लाइव स्ट्रीम रूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल कमेंट्स ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं। क्या जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है! इस औरत का दिमाग सच में खराब है। कंपनी का पैसा बॉयफ्रेंड पर उड़ाया, खुद पिटी भी, और ऊपर से विक्टिम बनने आ गई। ये डियपथन तो इंसान के नाम पर धब्बा निकला। फुंग सर ने तो दोनों की असली औकात दिखा दी, जिस पर इंटरनेट का पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। लोग सीधे लाम ओएन्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टूट पड़ते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसके सारे अकाउंट्स गालियों और हेट कमेंट्स से भर जाते हैं। वो प्रैक्टिकली सोशल डेथ का शिकार हो चुकी होती है। इसके बाद मेरी लीगल टीम ऑफिशियली कोर्ट में केस फाइल कर देती है, जिस पर मैं आखिरी बार कैमरा की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता हूं, मेरी डिमांड ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 मिलियन की डिफेमेशन कंपेंसेशन चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है। शहर स्लम एरिया में लगातार बारिश हो रही होती है। टूटे हुए एस्बेस्टॉस रूफ से
पानी टपक कर नीचे रखी टूटी टी टेबल पर गिर रहा होता है। पूरे कमरे में सीलन, सड़े नाले और फंगस की बदबू फैली हुई होती है। मुश्किल से 10 स्क्वायर मीटर के उस छोटे से रेंटेड रूम में हर तरफ कॉकरोचेस घूम रहे होते हैं। लामुयन्नी एक पुरानी फीकी चादर लपेटकर कमरे के कोने में सिकुड़ी बैठी होती है। कल रात के लाइव स्ट्रीम का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। उसने फोन बंद कर रखा होता है क्योंकि उसे इंटरनेट पर भरी गालियां देखने की हिम्मत नहीं होती। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है, जिस पर लामुयन्नी डरते हुए दरवाजा खोलती है। वो कांप जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद दिएथान के लोन शार्क्स फिर से आ गए हैं। लेकिन बाहर कोर्ट डिलीवरी स्टाफ खड़े होते हैं। मिस लामुयन्नी, कोर्ट नोटिस रिसीव करने के लिए साइन कीजिए। कोर्ट शब्द सुनते ही वो राहत की सांस लेती है, जिस पर वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। 2 यूनिफॉर्म पहने हुए कोर्ट एम्प्लॉयज उसके हाथ में एक मोटी फाइल थमा देते हैं और रिसीट पर साइन करवाते हैं। लामुयन्नी कांपते हाथों से साइन करती है। स्टाफ रिसीट लेकर बिना उसकी तरफ दोबारा देखे बारिश में चला जाता है, जैसे उन्हें उसे देखने तक में घिन आ रही हो। दरवाजा बंद करने के बाद वो फाइल खोलती है। अंदर कोर्ट का ऑफिशियल लॉसूट डॉक्यूमेंट रखा होता है। प्लेनेटिव का नाम होता है फू वीएन। केस होता है डिफेमेशन और इकोनॉमिक लॉसेस। कंपनसेशन अमाउंट देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 100 मिलियन युआन। उस एक के पीछे लगे इतने सारे जीरो उसकी सांस रोकने लगते हैं, जिस पर उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो सीधे गीली जमीन पर गिर पड़ती है। 100 मिलियन, अगर वो अपने सारे ऑर्गन बेच दे तब भी उस रकम का छोटा हिस्सा पूरा नहीं कर पाएगी। जिस पर वो कांपते हुए बड़बड़ाती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फोंगवियन मुझे सिर्फ सू नहीं कर रहा, वो मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। इसके बाद वो बेड के नीचे से टूटा हुआ फोन निकालती है, चार्जर लगाकर उसे ऑन करती है। फोन शुरू होते ही हजारों हेट मैसेजेस स्क्रीन पर फ्लड की तरह आने लगते हैं, लेकिन वो सब इग्नोर करके सीधे कॉन्टैक्ट्स खोलती है। आखिर वो पहले लाम ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसके बहुत कनेक्शंस थे। अमीर सेकंड जनरेशन हीयर्स, बड़े बिजनेसमैन और पुराने कॉन्टैक्ट्स। आम इंसान के लिए 100 मिलियन आसमान छूने वाली रकम हो सकती थी, लेकिन उन लोगों के लिए वो बस पॉकेट मनी जैसी थी, जिस पर वो तुरंत ट्रियो थियो को कॉल करती है। वो एक रिच रियल एस्टेट एयर होता है, जिसने पहले उसे काफी परस्यू किया था। कॉल कनेक्ट होते ही वो जल्दी से बोलती है, ट्रियो थियो, मैं उयन नहीं बोल रही हूँ। क्या अभी बात करना पॉसिबल है? मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे लेंड कर सकते हो? लेकिन दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आती है, ओ यन्नी, डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? इसके बाद सीन फिर बदलता है। बारिश अब भी जारी होती है। लम उयन्नी भीगे बालों के साथ सड़क पर भटक रही होती है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका होता है। तभी उसकी नजर एक लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट पर पड़ती है। बड़े ग्लास विंडो के अंदर शाम ग्याओ आराम से सोफा पर बैठी स्टेक खा रही होती है। उसने इस सीजन का एक्सपेंसिव हाउते काउचर आउटफिट पहना होता है। लाम युएन्नी तुरंत अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड उसे रोक देता है। फटे कपड़ों में अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। गार्ड की घृणा भरी नजरें उसके दिल में चुभ जाती हैं, जिस पर वो चुपचाप बारिश में पीछे हट जाती है और ठंडी हवा में कांपने लगती है। करीब आधे घंटे बाद शमगियो अपना हैंडबैग लेकर बाहर निकलती है। उसी समय एक ब्लैक मैबैक धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से बड़ा ब्लैक अम्ब्रेला खोलता है। रियर सीट की विंडो आधी नीचे होती है और अंदर बैठे एक आदमी का साइड प्रोफाइल दिखाई देता है। वो आदमी गोल्ड फ्रेम ग्लासेस पहने होता है। उसकी ऑरा बेहद खतरनाक और दबाव वाली होती है। वो होता है हार्डिन, डिनथिन इन्वेस्टमेंट फंड का चेयरमैन और फुंगवियन का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल, जिस पर शाम जाओ मुस्कुराते हुए कार के पास जाती है। हाँ सर, सब काम हो चुका है। लम ग्रुप पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है और साउथ सिटी वाला कोर लैंड प्रोजेक्ट अब सीक्रेटली डिनथिन के हाथ में आ गया है। हार्डिन हल्का सा सिर हिलाता है। गुड जॉब, कार में बैठो। यह सुनते ही करीब 10 मीटर दूर खड़ी लम उयन्नी पत्थर की तरह जम जाती है। साउथ सिटी वाला लैंड प्रोजेक्ट लम ग्रुप की सबसे वैल्यूएबल एसेट थी। उसे हमेशा लगा था कि बैंक्रप्सी के दौरान बैंक ने उसे चीप प्राइस पर सीज कर लिया, लेकिन वो सीधे डीन थिन के हाथ में कैसे पहुंच गई, जिस पर वो अचानक पागलों की तरह चिल्लाती है, शामगियो, और बिना सोचे उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। मुझे सच बताओ, साउथ सिटी लैंड के पीछे क्या चल रहा है? लेकिन बॉडीगार्ड तुरंत रिएक्ट करता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिस पर लाम युएन्नी सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर जाती है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। शमगियो रुकती है, फिर धीरे धीरे मुड़कर उसे ऊपर से देखने लगती है। वो अपने एक्सपेंसिव सिल्क हैंडकेरचिफ से नाक ढकते हुए तिरस्कार भरी आवाज में कहती है, तो ये तुम हो मिस लाम? जिस पर लाम उयन्नी की आंखें लाल हो जाती हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तुम शुरू से मुझे मैनिपुलेट कर रही थी। शामगियो हंस पड़ती है। फिर वो अपना हैंडकेरचिफ सीधे पानी में फेंक देती है। अब जाकर समझी, तुम्हारा आईक्यू सच में चिंता की बात है। वो तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहती है, तुम सच में सोचती थी कि दिए थान जैसा आदमी
जिसे बिजनेस एटिकेट तक नहीं आता, वो कोई प्योर मेल लीड है। उस गोल्ड डगर ट्रेनिंग क्लास का कॉन्टैक्ट मैंने खुद उसे दिया था, और जो गरीब स्टूडेंट वाली इमेज उसने तुम्हारे सामने बनाई थी, उसे तैयार करने के लिए मैंने पूरी पीआर कंपनी हायर की थी, जो आधे महीने तक उसका सेटअप तैयार करती रही। तुम जैसी बेवकूफ लड़की न सिर्फ उसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करती रही, बल्कि उसके लिए कंपनी का पैसा तक उड़ाती रही। यह सुनते ही लाम ओएननी का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके दांत आपस में टकराने लगते हैं, जिस पर वो टूटे हुए स्वर में पूछती है, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बहन मानती थी। शम्ग्यो उसके करीब आधा कदम आगे बढ़ती है, फिर बेहद धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहती है, क्योंकि तुम बेवकूफ थी। इसके बाद वो हल्की हंसी के साथ आगे कहती है, जब तक फोंग वियन लाम ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा था, तब तक हम लोग उस कंपनी को छू तक नहीं सकते थे। लेकिन अगर किसी इडियट को इस्तेमाल करके उसे अंदर से तोड़ दिया जाए, कंपनी का पैसा निकलवा लिया जाए और फोंग वियन को पूरी तरह डिसअपॉइंटेड कर दिया जाए, तो फिर लाम ग्रुप जैसी मोटी शिकार खुद ब खुद डींग थिंग के सामने गिर जाती है। तभी कार के अंदर बैठे हडिन ठंडी आवाज में बोलता है, शामग्यो, इस कचरे के साथ ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। फोंग वियन ने साउथ सिटी वाले गुंडों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हमारे पास अभी और भी काम है। जी हाँ सर। जिस पर शांगिया वापस कार की तरफ मुड़ती है, लेकिन अंदर बैठने से पहले वो आखिरी बार पीछे देखकर मुस्कुराती है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए मिस लाम। कम से कम मैंने तुम्हें एक फुल स्केल ब्रेनलेस रोमांस ड्रामा एक्सपीरियंस करने का मौका तो दिया। अब शो खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद ब्लैक मेबैक धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। उसके टायर्स सड़क के गंदे पानी को उछालते हुए सीधे लामुयेन नी के चेहरे पर फेंक देते हैं। लामुयेन नी कीचड़ में घुटनों के बल बैठी रह जाती है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है, दिए थान झूठ था, उसकी फ्रेंडशिप झूठ थी, उसका तथाकथित ट्रू लव भी झूठ था। यहाँ तक कि जिस परसिस्टेंस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वो भी सिर्फ दूसरों की डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ एक नाइफ था, जिसका इस्तेमाल लाम ग्रुप को टुकड़ों में काटने के लिए किया गया। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, मिस लामुयेनी। जिस पर वो अचानक पीछे मुड़ती है। वहां लॉयर वुंग खड़ा होता है, जो फुंग वियन का लीगल डायरेक्टर था। उसके साथ कई यूनिफॉर्म पहने एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। सबके हाथों में अम्ब्रेला होता है। लम उयन नी की आंखें पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी होती हैं, जिस पर लॉयर वुंग एक फाइल निकालता है और बिना किसी इमोशन के बोलना शुरू करता है। मिस्टर फोंग वियन ने आपके खिलाफ एक 100 मिलियन युआन की डिफेमेशन ल्यूजिट और बाकी इकोनॉमिक लॉसेस के क्लेम्स फाइल किए हैं, और ताकि आप एसेट्स ट्रांसफर ना कर सकें, इसलिए कोर्ट से प्री लिटिगेशन एसेट सीज और अप्रूवल ले लिया गया है। ये सुनते ही लाम यूएननी टूटकर चिल्लाने लगती है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, एक पैसा भी नहीं। लेकिन लॉयर वोंग बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ इशारा करता है। फूसर का ऑर्डर है, जो भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपके पास है उसे सीज किया जाएगा। इसके बाद वो उसके हाथ में पकड़े हर्मेस बैग की तरफ इशारा करता है। ये बैग, जिसे फॉहसर ने 3 मिलियन युआन देकर ऑक्शन से खरीदा था। आपके गले का वैन क्लीफ एंड अर्पल्स नेकलेस और लेफ्ट रिस्ट का कार्टियर ब्रेसलेट, ये सब ऑफिशियली एसेट प्रिजर्वेशन लिस्ट में शामिल है। कृपया कोऑपरेट कीजिए। यह सुनते ही लम उयन नी उस बैग को कसकर पकड़ लेती है। यही आखिरी चीज है जो मेरे पास बची है, मैं इसे नहीं दूंगी। लेकिन तभी 2 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो कीजिए, जिस पर वो जबरदस्ती उसके हाथ से वो कीचड़ से सना लग्जरी बैग छीन लेते हैं। लॉयर वोंग शांत नजरों से उसे देखते हुए कहता है, या तो आप खुद ज्वेलरी उतार दीजिए, वरना हमें फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ेगा। इतने में आसपास गुजर रहे लोग रुकने लगते हैं। सब अपने फोन्स निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अरे, ये वही औरत नहीं है जो कल लाइव स्ट्रीम में थी? हाँ, वही, जिसने कंपनी का पैसा बॉयफ्रेंड पर उड़ाया था। अब देखो, सड़क पर एसेट सीज हो रहा है इसका। फ्लैशलाइट्स लगातार चमकने लगती हैं, जिस पर लाम ओएननी सबके सामने कांपते हाथों से अपना नेकलेस उतारती है, फिर ब्रेसलेट निकालकर ऑफिसर्स को देती है। हर ज्वेलरी के उतरने के साथ ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी बची हुई आखिरी डिग्निटी भी उससे छीनी जा रही हो। जो ज्वेलरी कभी उसकी स्टेटस सिंबल थी, वही अब उसकी ह्यूमिलिएशन की जंजीर बन चुकी होती है। इसके बाद लॉयर वोंग सारे आइटम्स वेरीफाई करता है और फिर जाने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार रुककर कहता है, फूसर ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। ये सब अभी सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद बारिश और तेज हो जाती है। लम उयन नी अकेली उस चमकती हुई सिटी स्ट्रीट के बीच खड़ी रह जाती है। उसके पास अब ना पैसा बचा होता है, ना कोई सहारा, ना कोई सिंपैथी। उसने सब कुछ खो दिया होता है, पावर, मनी, लव, फ्रेंडशिप और यहाँ तक कि अपनी डिग्निटी भी। सबसे डरावनी बात यह थी कि फोंग वियन ने खुद हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन उसने सिस्टम और रूल्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिस पर उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो फिर से ठंडे पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। तभी अचानक बारिश को चीरती हुई एक ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकती है। कार पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं होती। उसकी विंडो बिना आवाज किए नीचे होती है। अंदर की लाइट बेहद धुंधली होती है, लेकिन एक आदमी का चेहरा हल्का हल्का दिखाई देता है। उस आदमी की आंखें बेहद ठंडी होती हैं। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी होती है कि सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। वो धीरे से लाम उयन्नी की तरफ देखता है, जो कीचड़ में गिरी हुई होती है। फिर उसके होंठों पर एक बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान आती है। फुयन से बदला लेना चाहती हो? उसकी भारी आवाज बारिश के बीच सीधे लाम उयन्नी
मुयन्नी के कानों में उतरती है, जिस पर ला मुयन्नी अचानक सिर उठाती है। उसकी खाली आंखों में पहली बार पागलपन की चमक दिखाई देती है, क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि हाडिन्ह होता है। डिन्ह थिन कैपिटल का चेयरमैन, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक वल्चर। जिस कंपनी पर उसकी नजर पड़ती थी वो कभी पूरी नहीं बचती थी। वो हमेशा तब हमला करता था जब उसका शिकार सबसे कमजोर होता था, और फिर आखिरी हड्डी तक नोच लेता था। 3 साल पहले फोवियन और हार्डिन्ह के बीच बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्विजिशन वॉर हुई थी। उस समय फोवियन ने उससे साउथ सिटी का कोर लैंड प्रोजेक्ट छीन लिया था, और उसी दिन से दोनों एक दूसरे के स्वोन एनिमीज बन चुके थे। इसलिए आज हार्डिन्ह का खुद उसके सामने आना कभी भी किसी अच्छे इरादे का संकेत नहीं हो सकता था। लेकिन इस वक्त फोवियन से बदला लोगी, यह सवाल सीधे उसके टूटे हुए दिल में घुस चुका होता है। उसकी आंखों में डिस्पियर धीरे धीरे हेट्रेड में बदलने लगता है, जिस पर वो भारी आवाज में पूछती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हार्डिन कोई जवाब नहीं देता, वो बस हल्का सा सिर घुमाता है। अगले ही पल पैसेंजर सीट खुलती है और ब्लैक सूट पहना बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लम मिस, प्लीज गेट इन द कार। लम मुयन्नी सिर्फ 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लव, फ्रेंडशिप, मनी, डिग्निटी। फुंगवियन उससे सब कुछ छीन चुका था। पूरा इंटरनेट उसके ह्यूमिलिएशन का मजाक बना चुका था, जिस पर वो लड़खड़ाते हुए उठती है और कार के अंदर बैठ जाती है। कार डोर बंद होते ही बाहर की बारिश की आवाज कट जाती है। अंदर का माहौल गर्म और आरामदायक होता है। सॉफ्ट लेदर सीट्स, एक्सपेंसिव परफ्यूम और लग्जरी की खुशबू पूरे केबिन में फैली होती है। उसके भीगे हुए कपड़ों से सीट पर पानी फैल जाता है, लेकिन अब उसे इन चीजों की परवाह नहीं होती। हार्डिन्ह उसके बगल में बैठा व्हिस्की ग्लास हाथ में पकड़े बाहर की फॉगी विंडो देख रहा होता है। वो उसकी तरफ देखे बिना धीरे से पूछता है, लाम उयन्नी, क्या तुम्हें पता है तुम आज इस हालत में क्यों पहुंची हो? यह सुनते ही लम उयन्नी अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उसके नाखून हथेली में धंस जाते हैं। फोंगवियन ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है, यह सब उसी की गलती है। हार्डिन पीछे मुड़कर देखता है, जिस पर उसके गोल्डन चश्मे के पीछे की ठंडी नजरें किसी सर्जिकल नाइफ की तरह फील होती हैं। आज तुम जिस हालत में पहुंची हो वो सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है। फुआंगवियन ने तो बस तुम्हारी उसी स्टूपिडिटी का इस्तेमाल करके तुम्हें सही पनिशमेंट दिया है। यह सुनकर लम उयन नहीं पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसने कंपनी के पैसे एक गोल्ड डिगर को पालने में लगा दिए, और एक ऐसे इंटर्न के लिए जिसे वो 1 महीने से भी कम समय से जानती थी, उसने अपने उस फियांसे को बिट्रे कर दिया जिससे उसकी 3 साल से एंगेजमेंट थी। जिस पर हार्डिन ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड थी? लाम उयन्नी के होंठ कांपने लगते हैं। तभी हार्डिन आगे कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थाम गया 3 साल पहले से ही मेरे लिए काम कर रही थी। वही तुम्हारे करीब आई, तुम्हारी तारीफ करती थी, कहती थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे अपने विचार हैं और तुम किसी बेहतर आदमी की हकदार हो। लेकिन यह सब मैंने पहले से प्लान किया था। इसके बाद हार्डिन हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमाता है, जिस पर अंदर की एम्बर कलर लिक्विड रोशनी में चमकती रहती है। डीपथन जैसा गोल्ड डिगर भी थम ग्याओ ने ही 3 लेयर्स के जरिए अरेंज किया था। तुम सोचती रही कि वो तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हारी डेस्टिनी है, लेकिन लम उयन्नी, शुरुआत से आखिर तक तुम सिर्फ मेरे हाथ की एक चेस पीस थी। यह सुनते ही लाम उयन्नी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आखिरकार उसे सब समझ आने लगता है। दिए थान का अचानक सामने आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। थाम ग्याओ की सलाह भी किसी सच्ची फ्रेंडशिप की वजह से नहीं थी। यह पूरा खेल पहले से केयरफुली सेट किया गया था, और वो खुद बस एक पपेट बन चुकी थी जिसे लोग कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वह दांत भींचकर पूछती है, जिस पर हार्डिन बिना झिझक जवाब देता है, क्योंकि फोंगवियन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वह हर काम बिना कोई लूपहोल छोड़े करता है। मैं उसकी कोई कमजोरी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस तुम थी। बस तुम्हें एक टाइम बॉम्ब बनाना था, फिर फोंगवियन खुद ही बर्बाद हो जाता, तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया। लाम उयन्नी कांपती आवाज में पूछती है। हाँ, हार्डिन सीधे जवाब देता है, मैंने थाम ग्याओ से कहा कि वो तुम्हें ट्रू लव के पीछे भागने के लिए एनकरेज करे, ताकि दिए थान धीरे धीरे लाम ग्रुप का पैसा खींच सके। तुम सोचती रही कि तुम प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर रही हो, लेकिन असल में तुम मेरी मदद कर रही थी, ताकि फोंगवियन और लाम ग्रुप दोनों साथ में खत्म हो जाएं। यह सुनकर लाम उयन्नी का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे वो सारी रातें याद आने लगती हैं जब थाम ग्याओ उसका हाथ पकड़कर कहती थी, उयन्नी, तुम इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती हो। और फिर उसे दिए थान की वो मासूम आंखें याद आती हैं जब उसने कहा था, सिस्टर उयन्नी, मैं तो बस एक गरीब स्टूडेंट हूँ। इसके बाद उसे याद आता है कि कैसे उसने बार बार दिए थान की वजह से फोंगवियन से लड़ाई की और हर बार उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलती रही। अब जाकर उसे समझ आता है कि यह सब किसी और के लिखे हुए स्क्रिप्ट का हिस्सा था, और वो खुद उस कहानी की साइड कैरेक्टर भी नहीं थी, बस इस्तेमाल होने वाला एक प्रॉपर थी। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? यूएनई की आवाज अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी, जिस पर हार्डिन्ह हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि फोंगवियन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। यह कहते हुए वह अपने पास से एक टैबलेट निकालता है और उसमें एक फाइल खोलकर लाम उयन्नी के सामने रख देता है। स्क्रीन पर डिटेल्ड मनी फ्लो चार्ट दिखाई देता है। लाम उयन्नी उन काउंटलेस नंबर्स और एरोज को देखकर शॉक्ड रह जाती है।
ये हाग ग्रुप की शेयर होल्डर्स स्ट्रक्चर मैप थी। हार्डिनह धीरे से कहता है, मैंने पूरे 3 साल लगाए, अपनी पूरी एनालिस्ट टीम को इस्तेमाल किया, तब जाकर फुआंग वियन के एसेट स्ट्रक्चर को समझ पाया, लेकिन रिजल्ट देखकर मैं भी शॉक्ड रह गया। लाम वियन नी चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। फुआंग वियन की पर्सनल वेल्थ कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी 80 बिलियन से ज्यादा है। यह कहते वक्त हार्डिनह की आवाज में एक ऐसा डर था जिसे शायद वह खुद भी नोटिस नहीं कर पाया। उसके कंट्रोल में रियल एस्टेट, न्यू एनर्जी, बायोटेक, यहाँ तक कि मिलिट्री इंडस्ट्री तक की कंपनीज हैं। हाग ग्रुप तो बस आइसबर्ग का ऊपर दिखने वाला हिस्सा है। तुम सोचती रही कि फुआंग वियन सिर्फ एक बिलियनियर चेयरमैन है, लेकिन उसने जानबूझकर तुम्हें सिर्फ उतना ही दिखाया, क्योंकि वह जानता था कि स्टोरी करेक्शन फोर्स उसकी हर मूव पर नजर रख रही है। इसलिए उसने अपनी असली ताकत छुपा कर रखी और सिर्फ थोड़ा सा एक्सपोज किया, जो बिजनेस वर्ल्ड में टिके रहने के लिए काफी था। यह सुनकर लम उयन नी की उंगलियां कांपने लगती हैं। 80 बिलियन, वह सिर्फ कुछ लाख की वॉच के लिए फोंग वियन से लड़ गई थी। एक फेक इंटर्न के लिए उसने 80 बिलियन वर्थ वाले आदमी को छोड़ दिया। तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं फोंग वियन के खिलाफ? उसकी आवाज में हल्का सार्केज्म था, जिस पर हार्डिन तुरंत कहता है, मेरी नहीं, अपनी मदद करो। फोंग वियन ने तुम पर एक 100 मिलियन का लॉसूट किया है। अब तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, तुम वो रकम कैसे चुकाओगी? जब कोर्ट फोर्सफुली एग्जीक्यूट करेगा तब तुम ऑफिशियली डिफॉल्टर बन जाओगी, पूरी जिंदगी सिर नहीं उठा पाओगी। यह सुनकर लम उयन नी खामोश हो जाती है। इसके बाद हार्डिन अपने कोट से एक चेक निकालकर उसके सामने रख देता है। उस पर 10 मिलियन लिखा था। ये एडवांस पेमेंट है, मुझे बस तुमसे एक काम करवाना है। क्या काम? वह धीरे से पूछती है, जिस पर हार्डिन थोड़ा झुककर बेहद धीमी आवाज में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम फुआंग वियन का असली ट्रम्प कार्ड ढूंढो, उसकी रियल एसेट लेआउट, उसका हिडन कैपिटल सोर्स, उसका ओवरसीज स्ट्रक्चर। अगर ये सब मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे पूरी तरह बिजनेस वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लामुयन्नी कड़वी हंसी हंसती है, लेकिन मैं यह सब कैसे ढूंढ सकती हूँ? अब तो मैं उसकी कंपनी के गेट तक नहीं जा सकती, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हार्डिन टैबलेट में दूसरी फाइल खोलते हुए कहता है, तुम 3 साल तक उसकी फियांसी थी, क्या उसने कभी तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई की या कोई ऐसी चीज दी थी जो उस वक्त नॉर्मल लगी हो, लेकिन अब सोचने पर सस्पिशियस लगती हो? यह सुनकर लम उयन नी गहरी सोच में डूब जाती है। पिछले 3 साल की मेमोरीज तेजी से उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। फोंग वियन की विला, उसका ऑफिस, उसका अपार्टमेंट, और तभी अचानक उसके दिमाग में एक सीन फ्लैश होता है। वह 1 साल पहले की रात थी। फोंग वियन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। जब वह अपार्टमेंट लौटा तब रात के 2 बज चुके थे। उस वक्त वह लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह पूरी तरह नशे में था और उसके हाथ में एक एनवेलप कसकर पकड़ा हुआ था। ये क्या है? उसने उस वक्त पूछा था, जिस पर फुआंग वियन बस एक नजर उसकी तरफ डालता है और एनवेलप को स्टडी रूम के सेफ में रख देता है। कुछ नहीं, बस कुछ पर्सनल चीजें हैं। उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फुआंग वियन के पास हमेशा बहुत सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रहते थे। उसने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन अब सोचने पर उसे एहसास होता है कि उस एनवेलप के आने का टाइमिंग बहुत अजीब था। वह ठीक 3 दिन बाद की बात थी, जब फुआंग वियन और हार्डिन की इक्विजिशन वॉर खत्म हुई थी, और उस लड़ाई में फुआंग वियन ने शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन उस रात उसकी हालत किसी विनर जैसी नहीं थी, बल्कि वह किसी ऐसे सोल्जर जैसा लग रहा था जो बैटलफील्ड से मुश्किल से जिंदा लौट कर आया हो। मुझे याद आ गया, यूएननी अचानक सिर उठाती है, जिस पर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। उसके स्टडी रूम में एक सेफ है। लाम यूएननी धीरे से कहती है, वो दीवार के अंदर हिडन है और उसके सामने एक ऑयल पेंटिंग लगी हुई है। उस सेफ का पासवर्ड हमारा बर्थडे कॉम्बिनेशन है। यह सुनकर हार्डिन की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, ला मुयन ने सिर हिलाते हुए कहती है, लेकिन मैंने एक बार फुआंग वियन को एक एनवेलप उसमें रखते हुए देखा था। उसके बाद वो एनवेलप कभी दिखाई नहीं दिया। हार्डिन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। बहुत बढ़िया, अब जाकर वो चीज लेकर आओ। जिस पर ला मुयन तुरंत बोल पड़ती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस अपार्टमेंट का पासवर्ड बहुत पहले बदल चुका है, मैं अंदर नहीं जा सकती। यह सुनकर हार्डिन हल्का सा मुस्कुराता है। वो फुआ वियन का अपार्टमेंट है, मेरा नहीं। इसके बाद वह अपने पास से एक टूल बॉक्स निकालता है। बॉक्स खुलते ही अंदर प्रोफेशनल लॉक ब्रेकिंग टूल्स दिखाई देते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का मैनेजर मेरा आदमी है। लामुयन नी उन टूल्स को देखकर घबरा जाती है। उसका हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो क्या करने जा रही है। इल्लीगल ट्रेसपासिंग, बिजनेस सीक्रेट्स चोरी करना, इन दोनों क्राइम्स की पनिशमेंट बहुत बड़ी थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जिस पर वह कांपते हाथों से वो टूल बॉक्स पकड़ लेती है। यह देखकर हार्डिन के होंठों पर मुस्कान और गहरी हो जाती है। जानती हो लामुयन्नी, तुम्हारे और फोंग वियन के बीच सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि मोरल लिमिट है। उसके पास अभी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं बची, बल्कि तुम्हारी लिमिट उससे भी नीचे है। इसीलिए तुम जिंदगी भर उसे हरा नहीं पाओगी। लामुयन्नी इस बार कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि हार्डिन सच कह रहा है।
रात के 2 बज चुके थे। सिटी सेंटर के लग्जरी अपार्टमेंट एरिया में बारिश अभी अभी रुकी थी। हवा में गीली मिट्टी और कंक्रीट की स्मेल फैली हुई थी। लाम उयन नी ने ब्लैक हुडी पहन रखी थी और उसका कैप इतना नीचे था कि आधा चेहरा छुप चुका था। वह हाथ में टूल बॉक्स लिए इमरजेंसी स्टेयरकेस से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ती है, जिस पर उसे याद आता है कि एलिवेटर के पास का सीसीटीवी 2 दिन पहले से खराब पड़ा है। यह भी हार्ड इन की अरेंजमेंट थी। इसके बाद वह एलिवेटर में कदम रखती है और 28वें फ्लोर दबा देती है। एलिवेटर के नंबर्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं और उसी के साथ उसका हार्ट बीट भी तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। टिंग, एलिवेटर डोर खुलता है। सामने पूरा हॉलवे खाली पड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा था। लाम उयन नी गहरी सांस लेती है और रूम 2801 के सामने जाकर रुकती है। यही वो जगह थी जहां उसने और फुआंग वियन ने पूरे 3 साल साथ बिताए थे। डोर पर लगा स्मार्ट लॉक हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। वह फिंगरप्रिंट ट्राई करती है, लेकिन तुरंत रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है। एक्सेस डिनाइड। उसकी फिंगरप्रिंट्स बहुत पहले डिलीट की जा चुकी थीं, जिस पर वह धीरे से नीचे बैठती है और टूल बॉक्स खोल देती है। हार्डिन ने जो इक्विपमेंट दिया था वो बेहद प्रोफेशनल था। एक इलेक्ट्रॉनिक जैमर जो स्मार्ट लॉक का सिग्नल टेम्परेरी ब्लॉक कर सकता था और एक मैकेनिकल डिकोडर जो लॉक कोर का पासवर्ड रीड कर सकता था। करीब 3 मिनट बाद टक, लॉक खुलने की आवाज आती है। डोर धीरे से खुल जाता है। अंदर पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में हल्की डस्ट की स्मेल थी, जिससे साफ पता चलता था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। लम उयन नी अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। लिविंग रूम अब भी पहले जैसा ही था। कॉर्नर में रखा पियानो वहीं मौजूद था, बस उसके ऊपर डस्ट की पतली लेयर जम चुकी थी। वो पियानो पोंग वियन ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उसकी कीमत 3 मिलियन युआन से ज्यादा थी, लेकिन अब वो भी कॉन्फिस्केटेड एसेट्स लिस्ट में शामिल हो चुका था। बस अभी तक उसे हटाया नहीं गया था। लेकिन इस वक्त लाम उयन नी रुकती नहीं। वह सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। स्टडी रूम के बाहर वही ओनेल पेंटिंग टंगी हुई थी, मोनेट की वाटर लिली पेंटिंग की कॉपी। और जाहिर सी बात थी, अब वो फेक थी, क्योंकि फुआंग वियन को आर्टवर्क्स में कभी खास इंटरेस्ट नहीं था। यह पेंटिंग सिर्फ सेफ को हाइड करने के लिए लगाई गई थी, जिस पर लाम उयन नी पेंटिंग को हटाती है और दीवार के अंदर लगा ब्लैक मेटल सेफ दिखाई देता है। सेफ पर फिंगरप्रिंट और पासवर्ड वेरिफिकेशन दोनों मौजूद थे। वह पहले फिंगरप्रिंट ट्राई करती है, लेकिन ऑब्वियस था एक्सेस पहले ही डिलीट हो चुका था। इसके बाद वह पासवर्ड डालने लगती है, 0214। उसका बर्थडे गलत, 0520। फुआंग वियन का बर्थडे फिर से गलत। लम उयन नी कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है। यह पासवर्ड नहीं है, वह बुदबुदाती है। इसके बाद वह दांत भींचकर बाकी कॉम्बिनेशंस ट्राई करने लगती है। उनकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, फोंग वियन की कंपनी फाउंडेशन डे, यहाँ तक कि डिएप थन का बर्थडे भी। लेकिन हर बार सिर्फ एरर आता है और तभी अचानक सेफ से तेज अलार्म बजने लगता है। बीप बीप बीप। ये सुनकर लाम युएन नी डरकर पीछे हट जाती है। उसका दिल गले तक आ चुका था। वह तुरंत जैमर एक्टिवेट करके अलार्म सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड बाद अलार्म बंद हो जाता है, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर सेफ के नीचे रखी एक हिडन डॉक्यूमेंट फाइल पर पड़ती है, जो अलार्म वाइब्रेशन की वजह से हल्की बाहर खिसक गई थी। वह तुरंत उसे उठाकर खोलती है। पहला डॉक्यूमेंट देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। यह एक ट्रस्ट एग्रीमेंट था और बेनिफिशियरी सेक्शन में उसका नाम लिखा हुआ था, लाम उयन नी। ये देखकर उसकी आंखें कांपने लगती हैं। इसका मतलब था कि अगर वह फुआंग वियन से शादी कर लेती तो ऑटोमेटिकली इस मैसिव ट्रस्ट फंड की हेयर बन जाती। और यह एग्रीमेंट 1 साल पहले साइन हुआ था। उस वक्त दोनों अलग भी नहीं हुए थे। मतलब उस समय फुआंग वियन सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। ये सोचते ही लाम उयन नी का गला भर आता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं। इसके बाद वह बाकी डॉक्यूमेंट्स पलटती है। तीसरा पेपर एक हैंड राइटन लेटर था और वह हैंड राइटिंग वह तुरंत पहचान जाती है। यह फुआंग वियन की राइटिंग थी। लेटर बहुत छोटा था। हुएन नी, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि या तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं या फिर हम पहले जैसे नहीं रहे। इस सेफ के अंदर जो कुछ भी है वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं यह सब तुम्हें हमारी शादी वाले दिन बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा लिखकर छोड़ना ज्यादा बेहतर होगा। शेंशी चैरिटी फंड के शेयर्स हमारे फ्यूचर चाइल्ड के लिए हैं और ट्रस्ट फंड की बाकी प्रॉपर्टी तुम्हारे और बच्चे के लिए। अगर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तब भी तुम दोनों अच्छी जिंदगी जी सको। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं कि मैं हर चीज कंट्रोल करूं, लेकिन मैं बस एक साधारण इंसान हूं और ऐसे लोग अपना प्यार सिर्फ प्रैक्टिकल तरीकों से ही दिखा पाते हैं। अगर किसी दिन तुम यह लेटर पढ़ो तो उम्मीद करता हूं कि वो हमारी शादी के बाद हो, किसी और वजह से नहीं। लेटर के नीचे राइट कॉर्नर पर एक सूखा हुआ इंक मार्क था, जैसे लिखने वाला आखिरी लाइन लिखने से पहले बहुत देर तक हेजिटेट करता रहा हो। यह पढ़ते पढ़ते आखिरकार लाम उयन नी खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगते हैं और लेटर पर छोटे छोटे पानी के निशान छोड़ देते हैं, जिस पर उसके दिमाग में फोंग वियन के साथ बिताए सारे पल घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कैसे वह हर रात ओवरटाइम करके देर से घर लौटता था, लेकिन फिर भी धीरे से बेडरूम में आता था ताकि उसकी नींद न टूटे और चुपचाप उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता था। उसे याद आता है कि फुआंग वियन खुद स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी 3 साल तक उसके साथ सिचुआन फूड खाता रहा। उसे अपना बर्थडे याद आता है,
जब फुआंग वियन ने खुद खाना बनाने की कोशिश की थी। टेस्ट बस ठीक ठाक था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी किसी बच्चे जैसी थी। और फिर उसे वो सब भी याद आने लगता है जब उसने दिए थान की वजह से केक सीधे फुआंग वियन के चेहरे पर फेंका था, जब उसने उसे कोल्ड ब्लडेड कैपिटलिस्ट कहा था, जब उसने उसके पैसों से दूसरे आदमी के लिए वॉच खरीदी थी, पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी, जब उसकी माँ की छोड़ी हुई आखिरी यादगार चीज टूट गई थी और उस वक्त उसकी आंखों में जो टूटन थी। और आखिर में उसे फुआंग वियन की वो बात याद आती है, देर से आया सच्चा प्यार सस्ते रिग्रेट से ज्यादा कुछ नहीं होता। यह सोचते ही लाम युएनी उस लेटर को कसकर पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक फियांसी नहीं खोया, बल्कि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसे सच में दिल से प्यार करता था। और जिस चीज को उसने अपने हाथों से बर्बाद किया था वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी थी जिसे वह कभी पा सकता था। तभी अचानक उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगता है। हडिन का मैसेज था। मिल गया क्या? लम उयेनी स्क्रीन की तरफ देखती रहती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर रुकी रहती हैं, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता। अब उसे क्या करना चाहिए? अगर वह ये डॉक्यूमेंट्स हर्डिन को दे देती है तो फुआंग वियन सब कुछ खो देगा और बदले में उसे 10 मिलियन मिलेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन उस लेटर में साफ लिखा था कि वो सारी प्रॉपर्टी उसकी फ्यूचर वाइफ और बच्चों के लिए थी और कभी उसके पास वो जगह पाने का मौका था। लेकिन अब वो मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लामुयन ने आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और फिर अपनी जिंदगी का शायद सबसे समझदारी भरा फैसला लेती है। सुबह के 4 बज चुके थे। लामुयन ने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। उसके हाथ में वो क्राफ्ट पेपर एनवेलप कसकर पकड़ा हुआ था। उसका फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। हडिन अब तक 7 कॉल्स कर चुका था, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद वह एक टैक्सी रोकती है और सीधे एक एड्रेस बोलती है, हाग्रुप हेडक्वार्टर्स। सुबह के 4 बजे पूरी बिल्डिंग में बस कुछ ही लाइट्स जल रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लेता है। वह उसे रोकने ही वाला था कि तभी लामुएन्नी बोल पड़ती है, मुझे फुआंग वियन से मिलना है। गार्ड ठंडी आवाज में कहता है, प्रेसिडेंट फुआंग यहाँ नहीं है। जिस पर लामुएन्नी सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है वो यहीं है। उनकी कार अभी भी बेसमेंट पार्किंग के प्राइवेट स्पॉट में खड़ी है। नंबर प्लेट 8888 है और उनका प्राइवेट एलिवेटर सिर्फ 28वें फ्लोर के ऊपर एक्सेस करता है, लेकिन 28वें फ्लोर की लाइट 3 बजे से ऑन है। यह सुनकर गार्ड कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। तभी उसके वॉक टॉक से आवाज आती है, उसे ऊपर आने दो। ये आवाज फुआंग वियन की थी। इसके बाद लाम युएन्नी को 28वें फ्लोर वाले सीईओ ऑफिस तक ले जाया जाता है। ऑफिस का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। फुआंग वियन डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। उसके सामने डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ढेर पड़ा था। उसने डार्क ग्रे कैशमियर स्वेटर पहन रखा था। उसकी स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पर पुराना स्कार साफ दिखाई दे रहा था। यह वही चोट थी जो उसे 3 साल पहले लगी थी जब उसने लाम उयेन्नी को टूटे हुए ग्लास से बचाया था। जिस पर लम उयेन्नी उस स्कार को देखते ही इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें फिर से भरने लगती हैं। अंदर आओ, फुआंग वियन बिना सिर उठाए कहता है, और डोर बंद कर दो। लम उयेन्नी अंदर आती है, डोर बंद करती है और उसके डेस्क के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो हाँ, जिन्हन ने तुम्हें यहाँ कुछ लेने भेजा है? फुआंग वियन आखिरकार सिर उठाता है। उसकी आंखें शांत थीं, इतनी शांत जैसे किसी बिना लहर वाली झील का पानी। लाम युएन्नी शॉक्ड रह जाती है। तुम्हें पता था? जिस पर फुआंग वियन चेयर से टिकते हुए कहता है, तुम्हें लगता है हार्डिन ने बिल्डिंग मैनेजमेंट में जो आदमी लगाया था उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा, और तुम्हें लगता है कि सीसीटीवी खराब हुआ और मुझे नोटिस ही नहीं हुआ। यह सुनते ही लम उयेन्नी की रीढ़ में ठंड दौड़ जाती है। मुझे शुरू से सब पता था, फुआंग वियन शांत आवाज में कहता है। मैंने जानबूझकर तुम्हें अंदर आने दिया। क्यों? वह कांपती आवाज में पूछती है। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या चुनोगी। फुआंग वियन के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वो मुस्कान खुशी वाली नहीं थी। उसमें एक अजीब सी थकान और जटिल इमोशन छुपा हुआ था। अगर तुम वो डॉक्यूमेंट्स हार्डिन को दे देती तो तुम ऑफिशियली मेरी दुश्मन बन जाती, और दुश्मनों के साथ मैं कभी मेसी नहीं दिखाता। वह कुछ पल रुकता है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कम से कम इसका मतलब यह होता कि तुम अभी भी इतनी होपलेस नहीं हुई हो। यह सुनकर लाम उयेन्नी धीरे से एनवेल्प डेस्क पर रख देती है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। फुआंग वियन एनवेलप को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। मैंने वो लेटर पढ़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने लिखा था कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी फ्यूचर वाइफ और बच्चों के लिए थी। हाँ, और मैं लगभग वो इंसान बन चुकी थी। यह सुनकर फुआंग वियन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। लमुयन्नी, अभी तक तुम समझी नहीं? इसके बाद वह उठकर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिस रात तुमने पहली बार मेरे पैसे डीएपथन के लिए खर्च किए थे, उसी रात मैंने ट्रस्ट एग्रीमेंट बदल दिया था। बेनिफिशियरी का नाम बदलकर शेंशी चैरिटी फंड कर दिया गया था। तुमने पूछा था ना कि मैंने शेयर्स चैरिटी फंड को क्यों ट्रांसफर किए? वह बाहर अंधेरे शहर की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं जिंदगी में दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। फुआंग वियन लाम उयेन्नी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह बीच में ही रोक देता है। ये तुम्हारी वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रहा। मुझे बिट्रेयल से डर नहीं लगा। मुझे डर तब लगा जब मुझे एहसास हुआ कि स्टोरी करेक्शन फोर्स के सामने इंसानी फीलिंग्स कितनी फ्रैजाइल होती हैं। स्टोरी करेक्शन फोर्स? लामुयन्नी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, लेकिन फुआंग वियन जवाब नहीं देता। वह वापस डेस्क तक आता है,
एनवेलप खोलता है, अंदर के डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालता है और फिर ड्रॉअर से दूसरी फाइल निकालकर उसके सामने रख देता है। जो लेटर तुमने देखा वो असली था, मैंने सच में वो लिखा था, लेकिन सेफ में सिर्फ वही नहीं था, उसमें हार्ड इन्हा के लिए स्पेशली तैयार किया गया फेक शेयर एग्रीमेंट भी था। जो एग्रीमेंट तुम लेकर आई हो वो नकली है। यह सुनते ही लाम ओएनी नीचे डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखती है। उस पर हिडन फेक वाटरमार्क साफ दिखाई दे रहा था। तो शुरू से तुम्हें पता था कि मैं क्या करूंगी? नहीं। फुआंग वियन वापस चेयर पर बैठता है। मैं बस गैम्बल कर रहा था। अगर तुम पूरा एनवेलप हार्ड इन्हा को दे देती तो वह वो लेटर भी पढ़ लेता। उस लेटर में कोई बिजनेस सीक्रेट नहीं था, उसमें सिर्फ वो बातें थीं जो मैं तुम्हें कहना चाहता था। अगर हार्ड इन्ह उसे पढ़ता भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम अपनी आखिरी चांस हमेशा के लिए खो देती। वह कुछ पल रुकता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सिर्फ फेक अग्रीमेंट लेकर आई और लेटर वहीं छोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा कॉन्शियंस बचा हुआ है। लमुएनी का मुंह खुलता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। तभी फुआंग वियन डेस्क पर रखे एक ब्लैक डिवाइस की तरफ इशारा करता है। तुम्हारी और हार्ड इन्ह की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारे हाथ में जो टूल बॉक्स था उसमें ट्रैकर और बगिंग डिवाइस भी लगा हुआ था। यह सुनकर ला मोएनी की आंखें कांपने लगती हैं। तुमने मेरा इस्तेमाल किया? जिस पर फुआंग वियन बिना किसी गिल्ट के जवाब देता है, ठीक वैसे ही जैसे हार्ड इन्ह ने किया। यह सुनते ही ला मोएनी के पैरों से ताकत निकल जाती है। वह सीधे चेयर पर गिर पड़ती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि अपनी 26 साल की जिंदगी में शायद आज तक वह कभी सच में जागी ही नहीं थी। वह सोचती रही कि वो ट्रू लव के पीछे भाग रही है, लेकिन आखिर में किसी और की चेस पीस बन गई। वह सोचती रही कि वो फुआंग वियन से बदला ले रही है, लेकिन असल में वो पहले से सेट ट्रैप में फंस रही थी। वह सोचती रही कि आखिरकार उसने सही फैसला लिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो फैसला भी किसी और के कैलकुलेशन के अंदर था। फुएंग वियन, उसकी आवाज टूटने लगती है। आखिर तुम इंसान हो भी या नहीं? जिस पर फुएंग वियन धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक उसे देखती हैं। क्या मैं इंसान नहीं लगता? मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ और कैपिटलिस्ट के पास इमोशंस नहीं होते, उनके पास सिर्फ प्रॉफिट होता है। तो फिर वो लेटर क्या था? लामुयनी रोते हुए पूछती है। वो ट्रस्ट एग्रीमेंट, क्या वो सब भी फेक था? फुआंग वियन काफी देर तक चुप खड़ा रहता है। विंडो के बाहर आसमान धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगता है। डॉन आने से पहले का अंधेरा हमेशा सबसे ज्यादा गहरा होता है। कुछ देर बाद आखिरकार वह धीमी आवाज में बोलता है, वो ट्रस्ट एग्रीमेंट असली था और वो लेटर भी असली था। यह सुनते ही लम उयेनी सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भीगी हुई थीं। 1 साल पहले फुआंग वियन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। वह कुछ पल रुकता है, लेकिन यह सब तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ? लम उयेनी रोते हुए कहती है, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ चुकी है। जिस पर फुआंग वियन धीरे से सिर हिलाता है। नहीं, तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है कि थम जाओ और दिएपथन तुम्हें इतनी आसानी से क्यों मैनिपुलेट कर पाए? वजह यह नहीं थी कि तुम बेवकूफ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल की गहराई में तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लामुयन्नी लगभग चीख पड़ती है, लेकिन फुआंग वियन की आवाज अब भी शांत रहती है। नहीं, तुम्हें सिर्फ वो काइंडनेस पसंद थी जो मैं तुम्हें देता था। तुम्हें वो बैग्स पसंद थे जो मैं खरीद कर देता था। तुम्हें वो फीलिंग पसंद थी जब मैं तुम्हारे लिए कार्ड स्वाइप करता था। तुम्हें वो स्टेटस पसंद था जो मेरे साथ रहने से मिलता था। लेकिन तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया। तुम्हें सिर्फ वो जिंदगी पसंद थी जो मैं तुम्हें दे सकता था। इसके बाद वह उसकी तरफ मुड़कर देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, 3 साल साथ रहने के बाद भी क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सा खाना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा कलर सबसे ज्यादा नापसंद है? क्या तुम्हें पता है कि मैं हर रात कितने बजे सोता हूँ? यह सुनकर लाम उयेन्नी का मुंह खुलता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। फुआंग वियन फिर धीरे से पूछता है, बताओ मुझे कौन सा खाना पसंद है? सिचुआन फूड? लम उयेन्नी हिचकिचाते हुए बोलती है। यह सुनकर फुआंग वियन हल्का सा मुस्कुराता है। उस मुस्कान में थकान भी थी, दर्द भी और एक अजीब सी राहत भी। मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से 3 साल तक सिचुआन फूड खाया। यह सुनते ही आखिरकार लम उयेन्नी पूरी तरह टूट जाती है। वह डेस्क पर झुककर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सिसकियां पूरे ऑफिस में गूंजने लगती हैं, लेकिन फुआंग वियन उसे ना दिलासा देता है ना उसे रोकता है। वह बस चुपचाप विंडो के पास खड़ा रहता है और धीरे धीरे उगती हुई सुबह को देखता रहता है। सुबह के 8 बजे डिंथन कैपिटल के मीटिंग रूम में हार्डिन बैठा हुआ था। उसके सामने वही शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट रखा था जो लम उयेन्नी सेफ से लेकर आई थी। उसकी लीगल टीम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर चुकी थी। एग्रीमेंट असली था। फुआंग वियन ने सच में हेनक ग्रुप के 47% शेयर्स शेनशी चैरिटी फंड को ट्रांसफर कर दिए थे और ऊपर से देखने पर उस चैरिटी फंड का फुआंग वियन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, जिस पर हार्डिन के होंठों पर स्मग स्माइल आ जाती है। तो आखिरकार फुआंग वियन डर गया। उसे डर है कि स्टोरी करेक्शन फोर्स उसकी सारी संपत्ति निगल जाएगी, इसीलिए वो अपनी कोर एसेट्स अलग कर रहा है। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है, हाटोंग, अब आगे क्या करना है? हार्डिन टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा करता है। इन डॉक्यूमेंट्स को मीडिया में लीक कर दो। न्यूज फैलाओ कि फुआंग वियन इल्लीगल एसेट ट्रांसफर कर रहा है। टैक्स एवेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का भी सस्पेशन डालो। जब पब्लिक ओपिनियन भड़क जाएगा तब हम शेयर होल्डर आइडेंटिटी इस्तेमाल करके कोर्ट से इन एसेट्स को फ्रीज करवाएंगे। और उसके बाद? असिस्टेंट फिर पूछता है। यह सुनकर हार्डिन जोर से हंसने लगता है। उसके बाद फुआंग वियन
आसमान से गिरकर सीधे कीचड़ में पहुंचेगा। उसे समझ आएगा कि हार्डिन को दुश्मन बनाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। हार्डिन की सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आती है। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। हाटोंग, नीचे कोई आपसे मिलने आया है। कौन? फुएवियन। यह सुनते ही हार्डिन के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि फुएवियन खुद यहाँ आएगा। उसे ऊपर भेजो, वह धीरे से कहता है। 10 मिनट बाद फुआंगवियन डिन्ह थिन ग्रुप के मीटिंग रूम में कदम रखता है। उसने डार्क ब्लू सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह काम एक्सप्रेशन था। उसके पीछे 3 लोग और थे, लॉयर वोंग और 2 यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी। उनके कंधों पर नेशनल एम्बलम लगा हुआ था। वे प्रोसिक्यूटर ऑफिस के लोग थे। यह देखकर हार्डिन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। फुएवियन, इसका क्या मतलब है? जिस पर फुएवियन आराम से चेयर खींचकर बैठ जाता है। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें एक डॉक्यूमेंट देने आया हूँ। इसके बाद लॉयर वांग आगे बढ़ता है और टेबल पर एक फाइल रख देता है। हाटोंग, यह कमर्शियल एस्पियोनेज केस की ऑफिशियल कंप्लेनेंट फाइल है, जिसे हाग ग्रुप की तरफ से मिस्टर फुआंगवियन ने प्रोसिक्यूटर ऑफिस में सबमिट किया है। अब सस्पेशन है कि आपने दूसरों को हेनक ग्रुप के बिजनेस सीक्रेट्स चोरी करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, इसलिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ऑफिशियली केस रजिस्टर कर लिया है। यह सुनते ही हार्डिन की नजर तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स पर जाती है जो ला मुयेन्नी लेकर आई थी, और उसी पल उसे कुछ समझ आ जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे। उसकी आवाज में हल्की पैनिक साफ महसूस हो रही थी। जिस पर फुआंगवियन शांत स्वर में कहता है, डॉक्यूमेंट्स असली थे, लेकिन उन पर मौजूद वाटरमार्क भी असली था। हर डॉक्यूमेंट में हेनक ग्रुप का इंटरनल कोड और एंटी काउंटरफाइट मार्क था, और वो हिडन वाटरमार्क सिर्फ स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई देता है। जैसे ही तुम्हारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स खोले, उन्होंने नेचुरली यूवी लाइट से वेरिफिकेशन किया होगा। तो हार्डिन दांत भींचते हुए पूछता है। फुआंगवियन हल्का सा मुस्कुराता है। इसका मतलब है कि तुमने ऑफिशियली कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए, और अनऑथोराइज्ड तरीके से बिजनेस सीक्रेट्स देखना कमर्शियल एस्पियोनेज क्राइम का हिस्सा होता है। यह सुनते ही हार्डिन का चेहरा पूरी तरह डार्क पड़ जाता है। फुआंगवियन, तूने मुझे ट्रैप किया? जिस पर फुआंगवियन धीरे से खड़ा होता है। बराबरी हो गई। तुमने मुझे 3 साल तक मैनिपुलेट किया, मैंने भी तुम्हें 3 साल तक कैलकुलेट किया। काफी फेयर डील है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ऑफिस के लोग आगे बढ़ते हैं और ऑफिशियल पेपर्स दिखाते हैं। मिस्टर हार्डिन, कृपया इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए। हार्डिन पहले उन दोनों लोगों को देखता है, फिर फुआंगवियन की तरफ, और अचानक जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंजती है। फुआंगवियन, क्या तुझे लगता है इससे मैं खत्म हो जाऊंगा? दीन थिन कैपिटल लाम ग्रुप नहीं है, तू मुझे नहीं गिरा सकता। लेकिन फुआंगवियन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे डिनथिन कैपिटल को गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। मुझे सिर्फ तुम्हें गिराना है। क्या मतलब? हार्डिन का चेहरा बदल जाता है। मतलब ये कि मैंने प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कंप्लेंट कंपनी के खिलाफ नहीं है, तुम्हारे खिलाफ की है। कमर्शियल एस्पियोनेज क्राइम का सब्जेक्ट इंसान होता है, कंपनी नहीं। तुम जेल जाओगे, लेकिन डिन थिन कैपिटल नया सीईओ अपॉइंट करके चलता रहेगा। ये सुनते ही हार्डिन के चेहरे की आखिरी मुस्कान भी गायब हो जाती है। लेकिन फुआंगवियन की आवाज अब भी उतनी ही शांत रहती है। लेकिन शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे? उनका फॉर्मर सीईओ कमर्शियल एस्पियोनेज के क्राइम में जेल गया। क्या उन्हें उस नए सक्सेसर पर भरोसा होगा जिसे एक क्रिमिनल ने चुना हो? हर शब्द किसी नेल की तरह हार्डिन के दिमाग में धंसता चला जाता है। पूरा रूम खामोश हो जाता है। इसके बाद फुआंगवियन बिना रुके मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। पीछे से हार्डिन की गुस्से भरी चीख सुनाई देती है। फुआंगवियन, बाहर आने के बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फुआंगवियन बिना पीछे देखे एलिवेटर में चला जाता है। एलिवेटर डोर बंद होने से पहले उसे सिर्फ इतना सुनाई देता है कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस के लोग हार्डिन को लेकर जा रहे थे, और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 महीने बाद कोर्ट आखिरकार ला मुयन्नी के डिफेमेशन केस का फैसला सुनाता है। जजमेंट के मुताबिक ला मुयन्नी को 30 दिनों के अंदर रेपुटेशन डैमेज और इकोनॉमिक लॉस का पूरा कंपेंसेशन पे करना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक ला मुयन्नी को कुल 100 मिलियन युआन फुआंगवियन को कंपेंसेशन के तौर पर देने होते हैं। लेकिन ला मुयन्नी अपील तक नहीं करती, क्योंकि उसके पास लॉयर हायर करने के पैसे भी नहीं बचे थे। जिस दिन ऑफिशियल जजमेंट उसके पास पहुंचता है, उस दिन वह स्लम एरिया के एक छोटे से किराए के कमरे में अकेली बैठी रहती है। उसके हाथ में वही रेड स्टैंप वाला कोर्ट ऑर्डर था, और वह काफी देर तक उसे बस चुपचाप देखती रहती है। अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे कोर्ट सीज कर सके। उसके सारे ब्रांडेड बैग्स, ज्वेलरी, क्लॉथ्स, सब कुछ पहले ही कोर्ट एनफोर्समेंट टीम जब्त कर चुकी थी। यहाँ तक कि जिस पुराने बेड शीट पर वह बैठी थी, वो भी मकान मालिक की थी। अब इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 चीजें बची थीं, एक बहुत बड़ा कर्ज और एक ऐसा अतीत जो अब जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता था।